आज का जो ये सेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा ये है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के बारे में। तो यहां पर जो इन्वायरमेंट है एंड इकोलॉजी है उसका ये सेक्शन है। आप लोगों को याद होगा लास्ट वाला जो सेक्शन था वो हम लोगों ने साइंस एंड टेक का कवर किया था। पहले ये दोनों वीडियो में इकट्ठी लेकर आया करता था, अब यहां पर इनको अलग अलग कर दिया है। तो इससे आप लोगों को फायदा देखने को मिलेगा, काफी कुछ आप लोगों को सीखने को मिलेगा। तो इसको आप लोग एंजॉय कर सकते हैं इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी वाले सेक्शन को। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के अंदर में। तो जो भी उससे रिलेटेड जो इनिशिएटिव है वो सारे मैं कवर करने वाला हूं, तो ध्यान से आप लोगों को सुनते हुए चलना है, अच्छे से इसको एंजॉय करना है। तो आइए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लवर फैमिली। बाकी इसी के साथ में अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी का प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, एनसीईआरटी के थ्रू फाउंडेशन बनाना चाहते हैं, या फिर आप लोग स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए क्लासेस हैं और फ्री टेस्ट एंड क्विज भी आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। तो एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट आप लोग यहां पर कनेक्ट कर सकते हैं, तो अच्छे से चीजों को एंजॉय करते हैं। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और एक एक पॉइंट को अच्छे से कवर करते हुए चलते हैं। किस किसने ये गाना सुना है? मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे, हैं? बताइए किस मूवी का गाना है। अच्छा एक्टर बता दो चलो कोई। बड़ी प्यारी मूवी है, टाइम मिले तो देखिएगा जरूर। यहाँ पर बात की जा रही है मिशन मौसम के बारे में। सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है न्यूज, इसके ऊपर में क्यों आप लोगों को स्टार लगाना चाहिए, क्योंकि हमारे देश के अंदर में ये सेलिब्रेशन देखने को मिला था जब 150वां फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया गया इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का। 2025 में ये आईएमडी का 150वां बर्थडे सेलिब्रेट किया गया। इसने बुलाया नहीं हम लोगों को है तो सोच के देखो ये कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे देश के अंदर में जो मौसम की जानकारी दे रहा है। और यहाँ पर ये एक ऐसी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। अर्थ की साइंस के बारे में बात की जाती है। ये क्या करेगा, ये क्या करता है और क्यों यहाँ पर इसके बारे में बातें की जा रही है, क्यों इसको पीआईबी ने भी कवर किया गया, तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है। तो इसका सेलिब्रेशन किया गया था भारत मंडपम में। और मिशन मौसम का यही टारगेट है कि हमारे देश के अंदर में आने वाले टाइम में प्रॉपर क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उनकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जा सके। आज की डेट में हम लोग साइंटिफिकली इन चीजों को काफी अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं। पहले कई बार बाढ़ आती थी, साइक्लोन आते थे, बहुत सारे लोगों की जान चली जाती थी, पर आज की डेट में हम लोग को साइक्लोन के बारे में कई दिन पहले पता चल जाता है। तो ये कहीं ना कहीं एक कैपेबिलिटी हमारी इंक्रीज हुई है। इसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जान बचा पाते हैं, बहुत सारे ढांचागत जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको हम लोग ठीक कर पाते हैं। तो यहाँ पर ये इसके फील्ड में काम करता है, रिसर्च साइंस क्लाइमेट के बारे में, वेदर के बारे में। तो ये एक्यूरेट टाइमली इंफॉर्मेशन देता है आप लोगों को यहाँ पर, चाहे वो बात करें वेदर की, चाहे वो बात करें क्लाइमेट की इंफॉर्मेशन के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे देश के लिए मानसून, उसके ऊपर कई सारी जो खासकर खेती बाड़ी है डिपेंडेंट रहती है। एयर क्वालिटी के बारे में बात की जाती है, उससे रिलेटेड अलर्ट, फोरकास्ट क्या भविष्यवाणी, एक्सट्रीम वेदर कुछ हो रहा है, साइक्लोन के बारे में वार्निंग, तो इन सब के बारे में ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। तो इसलिए आप लोगों को यहाँ पर इसके बारे में पता होना चाहिए और कोई छोटी मोटी बात नहीं है। 150 साल पुरानी ऑर्गेनाइजेशन, तो इससे भी आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि किस साल में ये बनाई गई थी। अच्छा बताओ कमेंट बॉक्स में कौन सी ईयर में बनाई गई होगी हैं? एक इंटरेस्टिंग बात और इसके बारे में ध्यान रखेगा, जो आईएमडी है वो ओनली इंडिया के लिए ही नहीं काम करता है। यहाँ पर अरेबियन सी है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में बे ऑफ बंगाल है और नीचे आप लोग को इंडियन ओशन देखने को मिलेगा। तो इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर में भी यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है, क्योंकि वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जिसको आप लोग डब्ल्यूएमओ बोलते हैं, ये उसका एक रीजनल ऑफिस है भारत के अंदर में। मतलब जो इंटरनेशनल लेवल पर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका रीजनल ऑफिस है ये। और यहाँ पर मलक्का स्टेट, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, पर्शियन गल्फ तक का ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। तो कल को चलकर कोई बोले कि भारत के बारे में ही ये बातें करता है, भारत के बारे में चीजें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है, नहीं। 1875 में बनाया गया ये ऑफिस जो है आज की डेट में इंडियन ओशन के लिए, आसपास वाले रीजन के लिए भी काम करता हुआ नजर आता है। एक और प्यारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर, जो कि इसका 150वां बर्थडे था, पर लेकिन इसी के साथ में जो रीजनल सेंटर बनाया गया यहाँ पर, जिसको यहाँ पर रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर ऑफ चेन्नई बोलते हैं, उसका 80वां बर्थडे सेलिब्रेट किया गया यहाँ पर। तो यानी कि इसका था 150वां, क्योंकि 1875 में बनाया गया, और इसका था यहाँ पर 1945 से 2025 में 80वां बर्थडे। तो दो बर्थडे, दो केक कटे यहाँ पर, है कि नहीं? अब तो कम से कम बुलाना चाहिए था यार, एक था तो सही आ रहा था, कम से कम दो केक काटे और उन्होंने फिर भी नहीं बुलाया, ये गलत बात है। तो इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर हमारे लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ से काफी इंपॉर्टेंट है, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ से भी और यहाँ पर इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ से भी, क्योंकि ग्लेशियर पिघलते हैं। तो यहाँ पर बात की जाती है कि टेम्परेचर को कैसे कंट्रोल किया जाए। रिलायंस जियो, हमारे देश के अंदर में जियो का सिम आप लोगों के पास में, सबके पास में होगा। ठीक है, किस किस के पास में जियो का सिम नहीं है शायद ही कोई होगा जिसके पास में जियो का सिम नहीं है। तो रिलायंस जियो ने अभी यहाँ पर दुनिया का हाईएस्ट बैटल फील्ड कहते हैं सियाचिन ग्लेशियर,
यानी कि दुनिया में सबसे ऊंचाई पर अगर कहीं पर कोई लड़ाई होती है सियाचिन ग्लेशियर में होती है, इंडिया और पाकिस्तान की, तो समझ सकते हैं आप लोग यहां पर। इसीलिए यूपीएससी ने प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा था। तो ये जो पर्टिकुलर रीजन है ये आप लोग को ईस्टर्न काराकोरम रेंज हिमालय के अंदर में देखने को मिलेगा। एग्जैक्ट लोकेशन अगर देखोगे ये पाक ऑक्युपाइड एरिया है जो कि पाकिस्तान के कंट्रोल में है। तो यहां पर एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों को देखने को मिलेगी सियाचिन ग्लेशियर की। तो इस रीजन में भी अब आप लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं यहां पर। तो इससे हमारे देश के अंदर में अगर इस लेवल पर इंटरनेट प्रोवाइड कराया जा रहा है तो हमारे देश की सिक्योरिटी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर। और ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि ये कहां पर लोकेटेड है, उसके नॉर्थ साउथ में क्या है। तो ये बोला गया सिचुएटेड टू द नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली, यानी कि नुब्रा वैली के नॉर्थ में, नुब्रा वैली नीचे हो गई, ऊपर हो गया सियाचिन ग्लेशियर। और ये सेकंड लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है वर्ल्ड में नॉन पोलर एरिया में अगर बातें करते हैं। यानी कि एक तो पोलर एरिया में होता है जहां पर आप लोग पृथ्वी को देखते हैं, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। तो यहां पर जो ग्लेशियर होते हैं, हिमनाद होते हैं, तो उनकी एक अलग बात होती है। पर लेकिन ये नॉन पोलर एरिया में जहां जहां पर भी बर्फ है उसके बारे में बात की जा रही है। सियाचिन ग्लेशियर जो है वर्ल्ड हाईएस्ट बैटलफील्ड भी है, यानी कि जहां पर लड़ाई होती है सबसे ऊंचाई पर दुनिया में, तो ये वो लोकेशन देखने को मिलेगी। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि पानी के लिए इंपॉर्टेंट है। हमारे देश के अंदर में जो बहुत सारी अच्छी अच्छी इंपॉर्टेंट नदियां बहती हैं वो यहां पर ग्लेशियर की वजह से निकल कर आती है। ग्लोबल मीन सी लेवल राइज हो रहा है, उसकी वजह से भी दिक्कत होती है, क्योंकि जब ग्लेशियर पिघलते हैं तो पानी समुद्र में जाता है, उसका लेवल बढ़ता है। और फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी के लिए तो इंपॉर्टेंट ये है ही है। तो सियाचिन ग्लेशियर के बारे में इसलिए मैंने कहा था आप लोग यहां पर इसके बारे में ध्यान रखिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक साइड में चाइना आप लोगों को देखने को मिलता है, दूसरी साइड में पाकिस्तान, और बीच में ये लोकेशन आप लोगों को नजर आती है। तो ये सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ से बात इंपॉर्टेंट माना जाता है, तो इसलिए भी कई बार ये न्यूज में आप लोग को देखने को मिल जाता है। थोड़ा सा और जूम करके देखेंगे तो यह सियाचिन ग्लेशियर आप लोगों को यहां पर एग्जैक्ट देखने को मिलेगा। तो लोकेशन जरूर याद रखिएगा, कल को क्वेश्चन पूछा है तो कंफ्यूज आना नहीं है। ये तो आप लोगों ने पढ़ लिया दुनिया में सबसे ऊंचा दूसरे नंबर का पोलर के अलावा कहां पर ग्लेशियर है, पर पहले नंबर का कहां पर है, ये फेडचेंको ग्लेशियर। तो ये जरूर इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए यहां पर याद रखना हो जाता है। फेडचेंको ग्लेशियर जो है ये आप लोगों को तजाकिस्तान के अंदर में देखने को मिलेगा। तो ये भी काफी बड़ा ग्लेशियर लोकेशन आप लोगों को यहां पर नजर आएगा। जब आप लोग लोकेशन देखेंगे तो ये तजाकिस्तान के अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है। इसीलिए आप लोगों को मैंने बोला कि ये तजाकिस्तान है, इसके अंदर में आप लोग याद रखना फेडचेंको ग्लेशियर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो भारत के अंदर में नॉन पोलर दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा है, बाकी वो पहले नंबर पर हो गया। पर लेकिन अगर कोई बोले थर्ड पोल किसको कहते हैं यहाँ पर, तो याद रखना थर्ड पोल जो है ये आप लोग इसी को बोलेंगे यहाँ पर, जो कि हमारे वाला ग्लेशियर है यहाँ पर, क्योंकि मैसिव आप लोगों को यहाँ पर साइज ऑफ बर्फबारी देखने को मिलती है अदर कंपेयर करें आप लोग यहाँ पर पोलर के अलावा। ठीक है, तो कंफ्यूज आना नहीं है। आप लोग अगर गांव से आते हैं या फिर किसी शहर से भी आते हैं तो कहीं पर कोई बहुत ही पुराना पेड़ आप लोगों ने देखा होगा, कहीं कहते हैं ना कि बरगद के पेड़ के नीचे या फिर उस मतलब पर्टिकुलर रास्ते के ऊपर में वहां पर एक बहुत बड़ा पेड़ है, उससे वहां पर मिल जाना। मतलब किसी लोकेशन पर पेड़ को इतनी इंपॉर्टेंस दे दी जाती है कि यहाँ पर उसके नाम से आसपास वाली चीजें फेमस हो जाती हैं। ऐसा ही आप लोगों को कश्मीर के अंदर में चिनार का पेड़ देखने को मिलेगा, जिसको फिलहाल के टाइम पर हमारे देश के अंदर में प्राइड ऑफ द कश्मीर चिनार ट्री को डिजिटल आइडेंटिटी दी गई है। जैसे आप लोगों के पास में अपने अपने आज की डेट में जैसे सारी डिजिटल आइडेंटिटी आप लोगों को देखने को मिलती है, अपने जिस तरीके से नंबरिंग आप लोगों के आधार कार्ड पर आप लोगों को देखने को मिलती है, तो ये समझो कि ये पेड़ का आधार कार्ड इसको दे दिया गया है। तो यहाँ पर इनको प्रिजर्व करने के लिए यहाँ पर चिनार ट्री को जियो टैगिंग दे दी गई है, यूनिक आधार लाइक कोड इनको दे दिया गया है, जिसकी वजह से कल को अगर कोई काटेगा किसी पेड़ को कहीं से तो उसका पता चला पाएंगे हम लोग यहाँ पर। रीजन क्या है यहाँ पर इसको, क्योंकि ये माना जाता है कि ये आज की डेट में कश्मीर के अंदर में वर्ल्ड का ओल्डेस्ट चिनार पेड़ आप लोगों को देखने को मिल रहा है, जो कि लगभग 150 साल से भी पुराना है। और ये यहां पर लेकर आया गया था कहां से, पर्सिया यानी कि ईरान से। तो ये जो इंट्रोड्यूस किया गया था यहां पर, तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये पतझड़ टाइप का है, यानी कि डेसिडियस है, जो कि सर्दियों में पत्ते गिरा देते हैं और गर्मियों में फिर पत्ते आने स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पर ये ओरिएंटल प्लेन ट्री चिनार को इस नाम से भी पुकारते हुए यहाँ पर नजर आते हैं। तो ओरिएंटल प्लेन ट्री के नाम से अगर कोई बोले तो वो भी इसी को पुकारते हैं। और इसका साइंटिफिक नेम भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसको यहाँ पर बेसिकली प्लेटनस ओरिएंटलिस के नाम से भी आप लोग जानेंगे यहाँ पर। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं। कोई से पूछे कल आप लोगों को कि कहां पर पेड़ को आधार कार्ड नंबर दे दिया गया, तो कश्मीर के अंदर में, और सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ से कई बार न्यूज में भी रहता है, तो कश्मीर वैली के अंदर में ये एक तरीके का डिफरेंट आप लोगों को फीचर वाला इस तरीके की चीजें नजर आती हैं। तो इसलिए क्वेश्चन बन जाएगा, खासकर पेड़ पौधों को वैसे ही बचाने के लिए काफी ज्यादा बातें चलती रहती हैं। और यहां पर किसी पेड़ को आधार कार्ड का नंबर दे दिया जाए लगभग, तो ये इंपॉर्टेंट है।
एक पर्टिकुलर कमिटी जो कि कई बार न्यूज में देखने को मिलती है, इसको कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी, शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं जीईएसी। ये कई बार न्यूज में रहती है जब हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के बारे में बात करते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स कैसी होती हैं? जैसे मान लो कोई ऐसी क्रॉप है जो कि इन्वायरमेंट की वजह से उसमें टिड्डी लगती है या फिर कोई और दिक्कत रहती है, पानी की जहां पर खपत जो है एक तरीके से पानी अवेलेबल नहीं रहता है, तो वहां पर इस तरीके से कोई क्रॉप बना दे जो कि कम पानी में भी वहां पर सर्वाइव कर जाती है, तो उसके नेचर में कुछ चेंज करना पड़ता है, उसके जीन्स में चेंज करना पड़ता है। जैसे नहीं हम लोग अपने मम्मी पापा के जीन जो है हमारे अंदर आते हैं, तो हमारे ना कहाँ का मम्मी पापा जैसे हो, पर लेकिन कुछ ना कुछ तो जीन के अंदर चेंज भी देखने को मिलता है। ऐसा तो नहीं हूबहू मम्मी पापा जैसे यहाँ पर, तो जीन में जो चेंज हो जाए यहाँ पर, हमारा कैरेक्टर हमारे पेरेंट्स से डिफरेंट हो जाए यहाँ पर, और कुछ ऐसा नया प्रोडक्ट निकल कर आए, तो यहाँ पर इसके जेनेटिकली मॉडिफाइड एक क्रॉप बोल देते हैं। फिर यहाँ पर जैसे बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, बहुत सारी ऐसी क्रॉप है यहाँ पर। तो हमारे देश के अंदर में उनका एनालिसिस करने के लिए ये कमेटी होती है, और ये कानून के थ्रू बनाई गई है, जिसको इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 1986 का एक कानून है। उसके थ्रू ये स्टैट्यूटरी स्टेटस यानी कि एक तरीके से एक वैधानिक यानी कि कानूनन दर्जे पर इसको बनाया गया। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी, तो नाम से आप लोगों को नाम से ही नजर आ रहा है, तो यहाँ पर अर्लियर इसको अप्रूवल कमिटी बोलते थे, यानी कि जेनेटिक्स के फील्ड में अगर आप लोग कुछ करना चाहते हैं तो अप्रूवल यहां से मिलेगा। पर फिर यहाँ पर अप्रूवल को चेंज करके अप्रेजल कर दिया कि भाई साहब चीजों का मूल्यांकन किया जाएगा, ये नाम रख दिया यहाँ पर। और ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर में देखने को मिलती है। तो ये चेक करती है अगर यूज करना है, इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है जेनेटिकली मॉडिफाइड जो बेसिकली जो सिस्टम है उसके अंदर में। और ये क्लियरेंस जो है जीईएसी का, ये मैंडेटरी है अगर आप लोग जीएम क्रॉप लेकर आना चाहते हैं। तो इसलिए कल को कोई चलकर पूछे कि ये क्या है, किसके अंडर में आती है, किस कानून से बनाई गई है यहाँ पर, और किस पर्पज के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो ये कई बार न्यूज में रहता है। इसको लेकर दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बेसिक है, इंपॉर्टेंट है, और कई बार ऐसी चीजें इन्वायरमेंट पर नुकसान डालती हैं कई बार। अच्छा, कल को चलकर अगर आप लोग आईएएस अफसर बन जाते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को मौका मिल सकता है स्पेशल सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी जो है वो इसके चेयरमैन भी बनते हैं यहाँ पर। तो अगर आप लोग बायोलॉजी के बैकग्राउंड से आते हैं, आप लोग यहाँ पर आईएएस बनकर बैठेंगे, तो यहाँ पर आप लोगों को मौका मिलेगा इसका चेयरमैन बनने के लिए भी। ठीक है, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग आप लोगों के लिए मौका है फ्यूचर में। एक ऐसा जानवर जिसको गोल्डन जैकोल यानी कि गीदड़ आप लोग नॉर्मली बोल सकते हैं यहाँ पर, तो ये फिलहाल के टाइम पर हमारे देश के अंदर में अर्बनाइजेशन, शहरीकरण इतना बढ़ रहा है कि यहाँ पर इनको सड़कों पर, गलियों में घूमते हुए मिल जाते हैं आज के डेट में, जो कि नॉर्मली पहले जंगल में रहा करते थे। तो इसके चलते ये कई बार न्यूज में देखने को मिल जाता है यहाँ पर। और ये ऐसा नहीं कि भारत में ही पाया जाता है, ये आज की डेट में आप लोग ईरान, इंडिया, तुर्की, इस तरीके से म्यांमार, तो बांग्लादेश, कई सारे रीजन में फैला हुआ ये जानवर आप लोग को देखने को मिलेगा। तो इसके बारे में जो इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ पर, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है यहाँ पर कि ये इसको आप लोग कोमल जो जैकाल होता है यानी कि जो गीदड़ होता है वो भी आप लोग बोलते हैं, जैसे कि मीडियम साइड जो वुल्फ होता है भेड़िया, उसके टाइप में आप लोग को देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो भेड़िया जैसा आप लोग को देखने को मिलेगा। साइंटिफिक नेम जो है इसका ये है बेसिकली कैनिस ओरियस। तो कैनिस ओरियस ये है, और ये तो देखो शायद ही कोई पूछेगा, वनडे टाइप एग्जाम में तो अक्सर पूछ लेते हैं, पर यूपीएससी में अक्सर इस तरीके के शब्द आ जाते हैं कि ये नॉकटर्नल है यानी कि निशाचर है। जैसे नहीं कहते हैं भैया हमसे तो रात को ही पढ़ाई होती है, दिन में नहीं होती है तो वो जैकोल होते हैं कई बार उल्लू बोल देते हैं, चमगादड़ बोल देते हैं रात को जगने वालों को। पर जो इंपॉर्टेंट है, जो इंसान सीख सकता है आज के डेट में, जैसी इंसान की हरकतें हैं, तो यहां पर इनसे सीख सकता है। ये मोनोगेमस आप लोगों को देखने को मिलते हैं। मोनोगेमस वो इंसान होता है, मतलब इंसान तो नहीं होता है, वो जानवर होता है जो कि अपनी लाइफ में एक पार्टनर चूज करता है और उसी के साथ में वो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट बनाता है और किसी के साथ में नहीं। मतलब कुत्तों की तरह नहीं है भाई साहब, कोई भी मिला कहीं पर भी स्टार्ट हो जाते हैं। ये बेसिकली एक अपने पर्टिकुलर पार्टनर के लिए ट्रस्टवर्दी आप लोगों को देखने को मिलता है थ्रू आउट द लाइफ। तो यहां से सीखा जा सकता है कि अपने पार्टनर के साथ में आपको हमेशा जो है एक ट्रस्टवर्दी रहना चाहिए। और यहां पर नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका और यूरोप के अंदर में इंक्लूडिंग बर्मा के अंदर भी आप लोगों को देखने को मिल जाता है। आईयूसीएन में लिस्ट कंसर्न में रखा गया है और सीआईटीएस में अपेंडिक्स सेकंड में और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में फर्स्ट में, यानी कि इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने की जरूरत है हमारे देश के, अगर आप लोग कानून के हिसाब से बात करें। और कोई खरीद बेच नहीं सकता, उसके ऊपर भी प्रतिबंध रहते हैं। आईयूसीएन के अंदर में लिस्ट कंसर्न में है, कहां पर यहां पर ये पाए जाते हैं, तो थोड़ा सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। हमारे देश के अंदर में तो फर्स्ट में डाला गया, इसका मतलब Z+ सिक्योरिटी मिली हुई है। तो इनके बारे में कल को अगर पूछे कोई थोड़ा बहुत, तो कहां पर पाए जाते हैं, क्या नाम है, किस तरीके के, ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनका नेचर कैसा है। ठीक है, तो ऐसे टॉपिक कई बार आप लोगों से प्रीलिम्स में टॉपिक बनते हुए नजर आते हैं। तो जब ये हमारे देश के अंदर में नई मुंबई की गलियों में देखने को मिला, तो तब यहां पर ऐसी चीज देखने को मिल जाती है। तो इसको कहते हैं इंपॉर्टेंट स्पीसीज इन न्यूज।
कुछ चीजें ऐसी होती हैं ज्यादा तो उनके चक्कर में नहीं पड़ना होता है, पर थोड़ा सा आइडिया अगर आप लोग रख लेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा एग्जाम में, अगर क्वेश्चन भी बन जाए भूल चूक से। आप लोगों को देखा होगा डोनाल्ड ट्रंप जो है कई सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकलते रहते हैं, फिर कोई दूसरा प्रेसिडेंट आता है तो फिर उनको एंट्री दिलाता है। तो इसके चलते यहाँ पर जो एक्सोडस यानी कि बाहर निकल जाना, वॉल स्ट्रीट बैंक, जैसे हमारे देश के अंदर में मुंबई को फाइनेंशियल कैपिटल बोलते हैं, तो ऐसे ही आप लोग समझ सकते हैं ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर में, ये लोअर मैनहट्टन न्यूयॉर्क सिटी के अंदर में ये एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल इंडस्ट्री की मार्केट है। वहां पे जो बैंक है ये यहाँ पर इससे बाहर निकल गए नेट जीरो बैंकिंग अलायंस। तो नेट जीरो जो बैंकिंग अलायंस है ये कोई ऐसा नहीं बैंकिंग के बारे में बात करती है, ये बात करती है नेट जीरो ग्रीन हाउस एमिशन को रोकने के लिए, यानी कि इन्वायरमेंट को कैसे यहाँ पर ठीक से लेकर चलना है उसके बारे में बात करती है। और यहाँ पर ये एक तरीके से गवर्न किया जाता है यहाँ पर स्टीयरिंग ग्रुप और चेयर्स के द्वारा। ये यहाँ पर यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम भी इसको अडेप्ट एक तरीके से सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं, और ये अडेप्ट किया गया था 2021 में, और बोला गया था कि आने वाले टाइम पे यहाँ पर इसको अपडेट भी करेंगे, और फिर अपडेट भी हुआ। पर लेकिन अभी फिलहाल ऐसी चीजें जब बनाई गई, इनका बेसिक पर्पज ये था कि कैसे इन्वायरमेंट फ्रेंडली बजट हम लोग प्रोवाइड करा सकते हैं ताकि ग्रीन हाउस गैस एमिशन या फिर आप लोग बोले कि इन्वायरमेंट में जो टेम्परेचर यानी कि तापमान बढ़ाने वाली चीजें हैं उसको रोका जा सके। तो ऐसे ग्रुप बनाए जाते हैं, ठीक है। तो NZBA भी कोई लिख दे तो थोड़ा सा याद रखना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बेसिकली कोई इंटरनेशनल लेवल पर कोई ऑर्गेनाइजेशन और भारत के अंदर की कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर आपस में मिलकर कोई एग्रीमेंट साइन करते हैं तो भी कई बार पूछ ले आते हैं। हालांकि आगे चलकर उसके साथ में कोई दिक्कत हो तो अलग बात है, पर लेकिन फिलहाल के टाइम पर आप लोगों को पता होना चाहिए GEAPP, तो इसको बोलते हैं ग्लोबल एनर्जी अलायंस फॉर पीपल एंड प्लानेट, यानी कि लोगों के लिए और हमारा जो ग्रह है उसके लिए। मल्टी डोनर ट्रस्ट जो है ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस के साथ में 100 मिलियन का सोलर प्रोजेक्ट की बात यहां पर की गई, और यहां पर द रॉकफेलर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो यहां पर इसको सपोर्ट करते हुए यहां पर नजर आई, मतलब उनके द्वारा इसको लीड किया गया रॉकफेलर फाउंडेशन। तो ये नोट बाय एनी कंट्री और UN, ये एक इंडिपेंडेंट तरीके से आप लोग को देखने को मिलती है। पर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 जब हुई थी यहां पर उस टाइम पर इसको लॉन्च किया गया। रिसेंटली अभी कौन सी कोप आप लोगों को देखने को मिली थी, तो यहां पर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 के बारे में बात की जा रही है। तो अगर कल को चलकर ये पूछे आप लोगों से कि बताओ कौन सी कंट्री के अंदर में हुई थी, तो याद रखना ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुई थी 26 वाली 2021 में स्कॉटलैंड ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम के अंदर में। तो 26वीं कॉन्फ्रेंस थी यहां पर। अभी फिलहाल रिसेंटली कौन सी आप लोगों को देखने को मिली, इसका बेसिक पर्पज यही है कि पॉलिसीज बनाई जाए यहां पर इन्वायरमेंट से रिलेटेड और लोगों का ध्यान रखा जा सके क्लीन एनर्जी को लेकर। 1 बिलियन जो लोग हैं उनको यहां पर 150 मिलियन न्यू जॉब क्रिएट करके भी दी जाए इन्वायरमेंट का ध्यान रखते हुए। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक पर्पज देखने को आप लोग को यह मिलता है कि कैसे इन्वायरमेंट फ्रेंडली चीजों को हम लोग लेकर आए यहां पर। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर भारत में देखने को मिलता है, और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है यहां पर इससे बाहर भी निकला था डोनाल्ड ट्रंप की वजह से यहां पर। तो ये चीजें देखने को मिलती है, तो अंदर आना बाहर जाना चलता रहता है इनका यहां पर। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से भी डोनाल्ड ट्रंप पहले बाहर निकले थे, फिर यहां पर जो इनके दूसरे प्रेसिडेंट आए थे जो बाइडन, वो अंदर आ गए, फिर यहां पर डोनाल्ड ट्रंप बाहर निकले। तो ये इनकी हरकतें चलती रहती हैं, पर लेकिन कुछ बेसिक बातें आप लोग को ध्यान रखनी है। महाकुंभ का मेला हमारे देश के अंदर में देखने को मिला था। उस टाइम पर एक मेथड बड़ा वायरल हुआ था जिसको कहते हैं मायाविकी। मायाविकी मेथड ऐसा है जैसे आप लोग चुटकियों में जंगल खड़ा कर दो, मतलब चुटकियों में नहीं होता है, जो नॉर्मल टाइम होता है उससे कम टाइम में आप लोग जंगल लगा सकते हो। तो ये पूछा गया था मायाविकी मेथड किससे रिलेटेड है, प्रीलिम्स में तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया था। तो मायाविकी मेथड जो है ये जापान के एक पर्सन थे जिन्होंने एफोरेस्टेशन यानी कि पेड़ लगाने की जो विधि है वो यहां पर बताई थी कैसे उसको जल्दी जल्दी लगा सकते हैं। प्रोफेसर के नाम पर इसका नाम रखा गया जिनका नाम था यहां पर अकीरा मायाविकी। तो इनके नाम से ही जो मायाविकी है ये निकाल कर लेकर आया गया। जैसे आप लोगों का नाम कोई बोल दे, नहीं मैं बोलूं अपना नाम वीर तालियान है तो तालियान मेथड अगर मैं कोई बता दूं यहां पर, तो ऐसे आप लोग याद रख लेना इसको। तो मतलब ये इंसान का नाम है, ऐसा नहीं कि पता नहीं कोई साइंटिफिक टर्म है। ऐसा लगा था पहली बार जब मैंने पढ़ा था, मुझे आइडिया नहीं था, मुझे लगा कोई साइंटिफिक टर्म होगी, मतलब एक तरीके से ऐसे पता चलता, पर लेकिन ये सरनेम है। तो यहां पर प्लांटेशन जो है वो यहां पर उगाई जाती है फास्ट तरीके से यहां पर, तो इसके चलते ये मेथड न्यूज में आ जाता है, ठीक है। तो इसमें जो होता है एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर पहले सैंपलिंग की जाती है और फिर वहां से उसको निकालकर अलग तरीके से पेड़ को लगाया जाता है अलग पैटर्न में, ताकि फटाफट यहां पर वो पेड़ जो है वो उग सके। और उसके लिए आप लोग ऐसे बोल सकते हैं
जब आप लोग इसको बारे में बोलेंगे तो यहाँ पर पहले एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर में चीजों को तैयार किया जाता है, थोड़ी सैंपलिंग लगाई जाती है, फिर उनको निकालकर अलग अलग इस तरीके से इकट्ठा करके लगाते हैं यहाँ पर। तो पूरा का पूरा प्रक्रिया है कि फिर यहाँ पर इनको कितनी लाइट देनी है वो डिसाइड करते हैं, और फिर आगे चलकर यहाँ पर कितने एरिया में इनको लगाना है इस तरीके से। तो कोई मैंने किस तरीके से इसको मतलब डेवलप कर रहे हैं, तो पूरी प्रक्रिया आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो ये पिक्चर भी डाल दिया, पर एटलीस्ट और कुछ याद रखो ना रखो कि कितना है कैसे है, इतना जरूर याद रख लेना कि भाई ये एक फॉरेस्ट लगाने का काम करता है, और लगभग 30 टाइम्स मोर डेंसर फॉरेस्ट यहां पर बनते हैं, 10 गुना ज्यादा फास्ट फॉरेस्ट यहां से निकलते हैं एज कंपेयर टू जो नॉर्मल मेथड यूज किया जाता है। ठीक है, इसलिए यहां पर ये काफी ज्यादा न्यूज में था कि महाकुंभ मेले के टाइम पर किसका इस्तेमाल कर पेड़ पौधे लगाने की बात की जा रही थी। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार, ये काफी इंटरेस्टिंग रह जाता है। यहां पर कई बार लोकेशन भी आप लोगों से पूछ ली जाती है इसी बहाने, और एक है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। ये किससे रिलेटेड है? जिसने पहले पढ़ रखा है उसको तो याद होगा, जिसने नहीं पढ़ रखा है वो ध्यान रखना। हमारे देश के अंदर में आप लोग को जो ये एरिया देखने को मिलता है ये है कोस्टल रीजन। हमारे देश के अंदर में अगर आप लोग देखोगे टोटल मिलाकर 7,500 किलोमीटर की कोस्टल बाउंड्री आप लोगों को देखने को मिल जाती है। तो अलग अलग जगह बीच आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जहां पर आप लोग लाइफ को जाकर एंजॉय भी करते हैं। यहाँ पर ऐसा ही यहाँ पर राधानगर बीच, इस पे मैं घूमने गया था, यहाँ पर अंडमान निकोबार के अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है यहाँ पर ये। तो ये बड़ा ही प्यारा बिल्कुल क्लीन बीच है, और बाकायदा वहां पर वॉलेंटियर भी रहते हैं जो आप लोग को गंदगी फैलाने से रोकते हैं। तो हमारे देश के अंदर में इंटरनेशनल लेवल का रिकॉग्निशन अगर किसी बीच को दिया जाता है तो इसका मतलब वो बीच साफ है, और जब वो बीच साफ है तो बाहर से लोग जो है वहां पर विजिट करने आते हैं। इन्वायरमेंट के खासकर जो प्रेमी हैं वो घूमते हुए नजर आते हैं। तो फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंट जो एजुकेशन है इन डेनमार्क, उसके द्वारा यहां पर ये चीजें देखने को मिली। मतलब डेनमार्क के अंदर में यहां पर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, उसने टोटल मिलाकर 33 क्राइटेरिया रखे जिसके बेसिस पर ये सर्टिफिकेशन इनके द्वारा दिया जाता है। तो यहां पर आप लोग ऐसे समझ सकते हैं कि फी है शॉर्ट फॉर्म में, अगर कोई आप लोगों से पूछे फी, जैसे आप लोग कहते हैं कि फी देनी है मुझे, तो यहां पर इसको बोलते हैं फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन। तो ये लोगों को एजुकेट करते हुए नजर आते हैं। 1985 में इसको स्टार्ट किया गया था इनके द्वारा, और ये इंप्लीमेंट की गई यूरोप के अंदर में, और फिर आउटसाइड यूरोप जो है ये आगे चलकर 2001 के अंदर में आई, और फिर आगे चलकर यहां पर साउथ अफ्रीका, इनके अंदर भी आप लोगों को चीजें जाती हुई नजर आई। ये इंटरेस्टिंग है। ये पूछ लिया जाता है कि ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन किससे रिलेटेड है, क्या भारत के अंदर भी कोई ऐसा सिस्टम है? अगर आप बोले हाँ या फिर ना, जी हाँ है। उसको हम लोग बीम्स बोलते हैं। बीम्स मतलब बीच इन्वायरमेंट एस्थेटिक मैनेजमेंट सर्विस, यानी कि हमारे जो एक तरीके से जो बीचेस हैं, जो हमारे कोस्टल रीजन का जो खूबसूरती है उसको मेंटेन रखने के लिए यहाँ पर हमारे देश के अंदर भी बिल्कुल इसी के पैटर्न में देखने को मिल जाते हैं। बीम्स या ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट इंटरनेशनल लेवल पर है, और बीम्स हमारे खुद के देश के अंदर में देखने को आप लोगों को मिल जाता है। ठीक है, तो ये सारे बीच आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जहां पर ये सर्टिफिकेट दिया जा चुका है। तो कोई एक आधा नहीं, बहुत सारे बीच हैं हमारे देश के अंदर में जो आज के डेट में इस सर्टिफिकेशन की कैटेगरी में एंजॉय करते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर नाम देखने को मिल जाते हैं। प्लास्टिक को लेकर कितनी फ्रस्ट्रेशन है सोसाइटी के अंदर में वो आप लोग जानते हैं। प्लास्टिक को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री के द्वारा लाल किले की चोटी से भी ये गुहार लगाई गई थी कि प्लास्टिक को 2022 तक खत्म कर देंगे। 22 तो बहुत पुराना हो गया आगे पता नहीं कब तक खत्म होगी। तो उसी के फील्ड में अगर कोई स्टडी हो जाए तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। बात की जा रही है एस्ट्रेज एंजाइम के बारे में। एस्ट्रेज एंजाइम आईआईटी रुड़की के द्वारा एक बैक्टीरिया यूज किया गया डिग्रेड करने के लिए प्लास्टिसाइजर, यानी कि आप लोग समझो कि प्लास्टिक को डिग्रेड करने के लिए एक एंजाइम आप लोग को देखने को मिला, जिसको यहां पर जो प्रोड्यूस किया जाता है बाय द सोइल बैक्टीरिया, यानी कि सोइल का जो बैक्टीरिया है उस बैक्टीरिया के थ्रू इसको प्रोड्यूस किया जाता है। इसको सोइल बैक्टीरिया को जो बेसिकली नाम रखा गया है, इसको सेल्फेबैसिलस एसिडियोफिलिस। तो यहां पर दो नाम है, यहां पर एक को बोलते हैं यहां पर जो आप लोग याद रखोगे, तो यहां पर एक का है सिल्सिस, जैसे आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा, तो यहां पर ये देखने को मिलेगा सिल्स, और यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा बेसिकली फिल्स। तो सिल्स फिल्स के नाम से आप लोग याद रखें ना, मिलकर प्लास्टिक को खत्म करते हैं, सिल्स फिल्स। ठीक है, तो ये हो गया सिल्स और ये हो गया फिल्स। इस तरीके से एसिड है यहां पर है, जैसे एसिड हो गया तो सल्फ्यूरिक एसिड, तो सल्फ्यूरिक एसिड में सिल्स और एसिड फिल्स। तो अब आप लोग इसको भूलोगे नहीं। स्टार्टिंग में जब कोई नाम पढ़ते हैं, देखो मैं आप लोग को एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, जब ये पहली बार किसी नाम को आप लोग पढ़ते हैं ना, तो कोई डिफरेंट सा नाम होता है तो बड़ा टफ लगता है यार, कैसे याद होगा, क्या होगा। पर लेकिन जब आप लोग उसके साथ में थोड़ा सा टाइम बिताते हैं ना, कहते हैं कि आओ कभी गुजरात में थोड़ा टाइम हमारे साथ भी बिताओ, तो फिर आप लोगों को वो चीजें जो है आसान लगने लगती है। तो ऐसे आप लोग अब इसको भूलोगे नहीं यहाँ पर कि हाँ यार ये ऐसा एंजाइम था जो कि यहाँ पर एक बैक्टीरिया के द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा था, जो कि प्लास्टिक का काम खत्म करता था। इसकी कैरेक्टरिस्टिक जानी गई एक्सरे के थ्रू यहाँ पर।
तो यहां पर ये रिमेन रहता है एक्टिव फॉर ए मंथ जब यहां पर इसके बारे में बात करते हैं। और ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है, जो प्लास्टिसाइजर होता है, यानी कि जो एक तरीके से आप लोग बोलो कि जो प्लास्टिक होती है उसको यहां पर ये वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है। मतलब ऐसे समझो जैसे केंचुआ होता है, वो क्या करता है, वो वहां पर मिट्टी को उर्वरक बनाता है, ऐसे ही समझ लो ये प्लास्टिक को खाकर सोचो यहां पर पानी में और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया, तो ब्रेक डाउन कर देता है यहां पर अलग अलग तरीके से। तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा मोनो डाई इथाइलिन, जो यहां पर बेसिकली आप लोगों को नजर आएंगे। ये थोड़े से नाम अटपटे रहते हैं, तो इनको आप लोग चाहो तो याद रखना, चाहो तो मत याद रखना किस किस में ब्रेक डाउन कर देता है, पर ये नाम जरूर याद रख लेना। बैक्टीरिया का नाम इंपॉर्टेंट यहां पर हो जाता है, और ये किस में कन्वर्ट करता है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करता है। तो ये एटलीस्ट आप लोग यहां पर इसके बारे में ध्यान रख लेना, ठीक है। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आप लोगों को दे दिया है, तो ज्यादा अंदर नहीं घुसते हैं, पर लेकिन हाँ थोड़ा सा आइडिया आप लोगों को जरूर रखना है, अब ये मत भूल जाना, ठीक है। तो यहां पर नाम जो हो गया कंफ्यूजन में नहीं आएगा अब आप लोगों को। देखो नॉर्मल कोई नेशनल पार्क न्यूज में आए तो समझ में आता है, यहां पर हमारे देश के अंदर में इंद्रावती नेशनल पार्क के अंदर में 5 माओइस्ट को यहां पर जवानों के द्वारा बेसिकली मौत के घाट उतारा गया था, और 2 जवान भी इंजर्ड हुए थे। तो ये काफी ज्यादा न्यूज में आ गया था ये नेशनल पार्क, क्योंकि आप लोगों को पता होगा जो नक्सली लोग होते हैं यहाँ पर वो अटैक करते हैं हमारे जवानों के ऊपर में, पैरामिलिट्री फोर्स के ऊपर में, और जाकर जंगलों में छुप जाते हैं। तो फिलहाल हमारे देश के अंदर में जो फोर्स है वो जंगलों के अंदर में यहाँ पर इनको ट्रेस करती है और फिर यहाँ पर खत्म करती है। तो ये नेशनल पार्क काफी ज्यादा न्यूज में था, जो कि बस्तर छत्तीसगढ़ के रीजन में आप लोगों को देखने को मिलता 1981 में स्टेब्लिश किया गया, और टाइगर रिजर्व भी डिक्लेयर किया गया आगे चलकर। इंटरेस्टिंग पार्ट नेशनल पार्क तो ही है, साथ में रिवर भी है जिसका नाम है इंद्रावती रिवर। तो इंद्रावती रिवर की वजह से यहाँ पर ये न्यूज में आ गया। इन्वायरमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट न्यूज होगी, और साथ ही साथ में सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ से भी इंपॉर्टेंट न्यूज होगी यहाँ पर, क्योंकि माओइस्ट जो हैं वो यहाँ पर डेसिडियस फॉरेस्ट के अंदर में खासकर घुस जाते हैं, और ये काफी लार्ज स्केल पर आप लोगों को देखने को मिलते हैं जो हमारे देश के अंदर में जो माओइस्ट आकर घुसते हैं यहाँ पर। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, तो कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए इसको लेकर। तो ये रीजन जो है इसमें जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं, यहाँ तो माओइस्ट हो गया, और यहाँ पर आप लोग को मोइस्ट यानी कि ऐसे फॉरेस्ट यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलते हैं जो कि पतझड़ी टाइप के फॉरेस्ट आप लोगों को नजर आएंगे, जो कि मॉइस्चर यानी कि थोड़े से नम भी आप लोगों को देखने को मिलते हैं, जिनको हिंदी में नम मिश्रित पर्णपाती वन आप लोग बोलते हैं। तो यहां पर डेसिडियस टाइप के फॉरेस्ट या फिर ड्राई डेसिडियस आप लोग को मिक्स टाइप के देखने को मिल जाते हैं। तो यहां पर मोइस्ट यानी कि जो गीलापन कहते हैं, और मॉइस्ट यानी कि जो आज के डेट में आप लोगों को नक्सली देखने को मिलते हैं। तो दोनों को कंपेयर करके भी आप लोगों को याद रह जाएगा। और यहां पर इंद्र जो है, इंद्र भगवान जो है वो यहां पर इनको एक तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये थोड़ी सी बात याद रख लेना। बाकी यहां पर एक लिस्ट आप लोगों को दे दी है, टॉप 10 लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। कोई आप लोगों से पूछे कहां कहां पर आप लोगों को लोकेटेड देखने को मिलते हैं, तो जैसे हेमिस नेशनल पार्क यहां पर 4400 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया में आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट नेशनल पार्क आप लोगों को देखने को मिलता है। बाकी यहां पर फिर आगे जाएंगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा डेजर्ट नेशनल पार्क, जो कि आप लोगों को राजस्थान के अंदर नजर आते हैं। तो गंगोत्री नेशनल पार्क आप लोगों को देखने को मिलता है। बेसिकली इनकी लोकेशन याद रख लेना, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, नामधप्पा, क्वेश्चन ऑलरेडी प्रीलिम्स के अंदर में पूछा जा चुका है, नामधप्पा नेशनल पार्क, जो कि आप लोग को अरुणाचल प्रदेश के अंदर में देखने को मिलता है। कंचनजुंगा नेशनल पार्क ये फेमस है, इसके बारे में तो आप लोगों ने पढ़ी रखा होगा। सुंदरबन, संजय जो नेशनल पार्क है यहाँ पर, और ये इंद्रावती नेशनल पार्क आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर, और गिर फॉरेस्ट यहाँ पर आप लोगों के सामने। तो ये स्क्रीनशॉट ले लेना इस पर्टिकुलर स्लाइड के लिए, ताकि कल को क्वेश्चन भी पूछे तो कंफ्यूजन आप लोगों को न हो। तो मैंने एक एक पॉइंट आप लोगों को क्लियर कर दिए यहाँ पर। कुछ चीजें तो आप लोगों को नाम से ही पता चल जाएगी, जैसे भारत, इंडिया का नाम हो गया भारत, यहां पर क्लीन टेक ले दिया, मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म। तो यहां पर अगर कोई पूछे आप लोगों से, सोच के देखो बिना पढ़े आर्टिकल को, क्या लगता है कि किसके बारे में होगा। क्लीन टेक यानी कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर कोई क्लीन चीजें बनाना, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में काम करना। तो ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। तो ये एक तरीके से जो सिस्टम है यहाँ पर, ये इनहेंस करेगा इंडिया के अंदर में क्लीन टेक वैल्यू, ताकि यहां पर ऐसा सिस्टम क्रिएट किया जाए। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री जो है वो मिलकर काम कर रही है कि क्लीन एनर्जी को बूस्ट किया जाए, जॉब भी क्रिएट हो, और साथ ही साथ में मेक इन इंडिया के थ्रू हम लोग टेक्नोलॉजी भी हब बने यहां पर भारत के अंदर में। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को कंफ्यूजन में कब डालते हैं, जब यहां पर मिनिस्ट्री के बारे में पूछ जाता है। तो कोई बोलेगा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, पर लेकिन यहां पर क्योंकि बात की जा रही है टेक्नोलॉजी की और क्लीन के साथ में मिलकर, तो कहीं ना कहीं यहां पर बात की जा रही है पैसों के बारे में, व्यापार के बारे में। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री आप लोगों को फिर देखने को मिलती है। तो एक छोटा सा पॉइंट मुझे आप लोगों को बताना था इस आर्टिकल से, क्योंकि जहां पर भी मिनिस्ट्री का नाम दे देंगे तो समझ लेना एग्जाम के अंदर में कि कुछ ना कुछ गड़बड़ घोटाला है, तो ध्यान से उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। ओके, दुनिया में काफी इंपॉर्टेंट लोकेशन है इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ से, कई बार इसको इंडिकेटर माना जाता है चेक करने का कि भाई हाँ सब कुछ सही चल रहा है। नाम है ग्रेट बैरियर रीफ, नाम भी आप लोग याद रखना और लोकेशन भी याद रखना। क्यों?
क्योंकि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। और ये जब आप लोग जाते हैं, अगर आप लोग लोकेशन देखेंगे ऑस्ट्रेलिया के पास में, अपने देश के साथ में जब आप लोग कंपेयर करेंगे तो आप लोगों को यहां से लोकेशन समझ में आएगी। जैसे अपने देश को देखो आप लोग यहां पर, तो नीचे थोड़ा सा जब आप लोग आओगे यहां पर, तो आप लोगों को यहां पर ऑस्ट्रेलिया दिखाई देगा एग्जैक्ट लोकेशन। तो ऑस्ट्रेलिया की जो ऊपर वाली साइड है यहां पर, ये इधर आप लोगों को देखने को मिल रही है, जैसे यहां पर ये, तो ये ग्रेट बैरियर रीफ बोलते हैं यहां पर इसको। तो यहां पर काफी लार्ज स्केल पर जो फिश की प्रजाति पाई जाती थी बहुत तगड़े लेवल पर, तो यहां पर कोरल रीफ वाला ये एरिया है। पर लेकिन फिलहाल के टाइम पर यहां पर उसकी डायवर्सिटी जो है वो ड्रास्टिकली चेंज हुई है फिलहाल के टाइम पर, क्योंकि जिस तरीके से पोल्यूशन फैल रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो यहां पर ये दिक्कत वाली बात है। तो वर्ल्ड मोस्ट रिमार्केबल डाइवर्स मैरीन इकोसिस्टम यहां पर देखने को मिलता है। पर लेकिन फिलहाल के टाइम पर अब संख्या जो है वो डाउन हो रही है, क्योंकि इंडेंजर्ड स्पीसीज जो है काफी लार्ज स्केल पर, जैसे कि दुगोंग हो गया जिसको सी काउ भी बोलते हैं, तो ये भी, इनकी भी दिक्कत आप लोगों को नजर आ रही है। और ग्रीन टर्टल भी आप लोगों को देखने को मिलते हैं, तो इसलिए ये कई बार न्यूज में आप लोगों को नजर आता है। तो इसलिए मैंने बोला, तो कोरल सी आप लोगों को देखने को मिलेगा। ऊपर पापुआ न्यू गिनी हो गया, ये वर्ल्ड की हेरिटेज एरिया है जो पूरा का पूरा कोरल एरिया यहां पर फैला हुआ है, तो इसलिए यहां पर ये कई बार न्यूज में भी रहता है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया के अंदर में एक अटैक हुआ था और उसकी वजह से यहां पर एक कोस्टल रीजन न्यूज में आ गया था। याद है? उस अटैक का आप लोगों को लोकेशन बताना है कि कौन सा था वो पर्टिकुलर लोकेशन। देखता हूं किस किस को याद है यहां पर, क्योंकि भारत के अंदर भी कोरल जो है वो काफी फेमस होता है, भारत के अंदर भी आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में तो एटलीस्ट आप लोग ध्यान रखिएगा। तो बताया जाता है काफी लार्ज स्केल पर यहां पर काफी कुछ चीजें देखने को मिल जाती हैं। तो सबसे बड़ा तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही आप लोग को एरिया ये देखने को मिलता है। बाकी इटली, जापान, जर्मनी, मलेशिया, कई जगह आप लोग को और भी चीजें देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। पर लेकिन इंपॉर्टेंट यहां पर ग्रेट बैरियर रीफ कहां पर है ये ध्यान रखना। जैसे हम लोग ये कहते हैं जो पेड़ पौधे हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, जिस एरिया में पाए जाते हैं, हम लोग को ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं, और इस प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस की क्रिया बोलते हैं। तो यहां पर जब आप लोग को कोस्टल रीजन के अंदर में खासकर ऐसे पेड़ पौधे आप लोग लगाते हैं, जैसे कि आप लोग सी ग्रास हो गए, मैंग्रूव्स हो गए, एल्गी हो गए यहां पर, तो इनको ब्लू कार्बन इकोसिस्टम बोलते हैं यहां पर। तो वर्ड ब्लू कार्बन का मतलब क्या है? कार्बन को स्टोर करने वाले मैरीन और कोस्टल इकोसिस्टम, यानी कि जो तटीय पारिस्थितिकी तंत्र है जहां पर संग्रहित किया जाता है कार्बन का, तो उनको यहां पर ब्लू कार्बन, ब्लू पानी का कहते हैं ना, आज ब्लू है पानी पानी और दिल भी सानी सानी गाना सुना है ना, तो उसके साथ में कंपेयर करके आप लोग याद रख लेना। तो ये कैप्चर्ड और स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ बायोमास और सेडिमेंट्स। तो यहां पर यानी कि जैसे आज के में घास वगैरह जैसे मैंने आप लोग को बताया, तो इनकी फॉर्म में आप लोगों को यहां पर कार्बन स्टोर होता हुआ नजर आता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं, टेम्परेचर को कम करने का काम करते हैं। तो ब्लू कार्बन एग्जैक्ट टर्म आप लोगों को इसलिए यहां पर ध्यान रखनी है, कल को क्वेश्चन अगर बने तो। यहां पर जब कोई चीज पहली बार इंटरनेशनल लेवल पर भारत की रिकॉग्नाइज की जाए किसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए, तो उसके बारे में आप लोगों को पढ़ना बनता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने के चांसेस बन जाते हैं स्टार लगाने के लिए। 2 सिटी इंडिया की यहां पर उनको फर्स्ट टाइम उनके द्वारा ज्वाइन किया गया वेटलैंड एक्रीडेटेड सिटी लिस्ट, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर एक लिस्ट निकाली जाती है जो कि वेटलैंड के बारे में बात करती है, जैसे कि हमारी जो झील वगैरह हो गई, जो लेक हो गई, उनके बारे में बात करती है। तो यहां पर उनको ये अपने कंट्रोल में लेता है, एक तरह मतलब लिस्ट करता है अपने यहां, उनको रिकॉग्नाइज करता है इंटरनेशनल लेवल पर। आप लोग बोलोगे रामसर तो है हमारे बेसिकली एक तरीके से रामसर कन्वेंशन तो है, तो ये एक वॉलेंट्री इनिशिएटिव है अंडर रामसर कन्वेंशन के अंदर ही, जिसमें वेटलैंड को और अच्छे लेवल पर कंजर्व करना, जिनकी काफी इंपॉर्टेंस है, उसको और अच्छे से प्रमोट करना उसके अंदर देखने को मिलता है। और ये जो एक्रीडिटेशन होता है, यानी कि जो मान्यता होती है, ये वैलिड होती है 6 साल के लिए, और इसको आगे भी रिन्यू किया जा सकता है। तो यहां पर उन एरिया को जो ये लिस्ट करते हैं उसको और अच्छे लेवल पर सपोर्ट करते हैं। भारत की पहली बार 2 ऐसी सिटी की लोकेशन आप लोगों को देखने को मिली जो कि आप लोग को याद रखनी है। एक है मध्य प्रदेश के अंदर में इंदौर, इंदौर के अंदर में एक लेक है जिसका नाम है यहां पर सिरपुर। तो सिरपुर लेक आप लोग याद रखिए कहां पर है, मध्य प्रदेश के अंदर में। और दूसरी है उदयपुर, उदयपुर के अंदर में आप लोगों को उदयपुर लेक का नाम आप लोगों ने सुना होगा यहां पर, ठीक है। तो यहां पर उदयपुर, तो उदयपुर राजस्थान के अंदर में, तो जो कि एक लेक सिस्टम आप लोगों को देखने को मिलता है। तो इन दोनों को यहां पर इसके अंदर में डाला गया। तो यहां पर ये कोई ऐसा नहीं है कि पहली बार ये चीजें आप लोगों को देखने को मिली है दुनिया में तो होती रहती है, पर भारत की सिटी पहली बार आई है इसके अंदर में। तो ये स्टैब्लिश किया गया था कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 12 2015 में आप लोगों को देखने को मिली थी। तो इनका पर्पज ये रहता है कि आगे और अच्छे लेवल पर चीजों को कंजर्व करें, और साथ में यहां पर जो अच्छा इस्तेमाल होना चाहिए वेटलैंड जो अर्बन के अंदर में है या प्री अर्बन एरिया, जैसे नहीं टाउन कह देते हैं हम लोग, तो यहां पर उसके अंदर में, और सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए, लोकल पॉपुलेशन के लिए जो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो रामसर साइट तो सब जानते हैं ईरान के अंदर में लोकेशन है, वहां पर ये कन्वेंशन साइन किया गया था।
तो हमारे देश के अंदर में दुनिया भर की रामसर साइट है। आप लोगों के राज्य में कोई रामसर साइट है तो बताना। पर वेटलैंड एक्रीडेटेड रामसर के अंदर ही एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है जो कि यहां पर और अच्छे लेवल पर चीजों को सपोर्ट करता है। तो ये कोई अलग नहीं है, उसी का सिस्टम का एक पार्ट आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो 2 सिटी याद रखना, इंदौर मध्य प्रदेश और उदयपुर राजस्थान। इंदौर के अंदर में सिरपुर लेक और यहां पर जो उदयपुर लेक है यहां पर जो राजस्थान के अंदर में, तो दोनों के नाम आप लोगों को पता रखने, ये यहां पर रिकॉग्नाइज किए गए इंटरनेशनल लेवल पर। कई बार कई सारी स्पीसीज न्यूज में रहती हैं, कई बार किसी रिवर के नाम पर, किसी स्पीसीज के नाम पर, किसी वेटलैंड या फिर किसी इंपॉर्टेंट जो नेशनल पार्क का या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम होता है, तो वहां पर ये न्यूज में रहता है। तो आप लोगों से क्वेश्चन बन सकते हैं और वहां पर अगर कोई कहीं ना कहीं ऐसा प्रोजेक्ट भी यहां पर लगा दिया जाए और कंडीशनल यहां पर एक तरीके से अप्रूवल मिले तो फिर और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बात की जा रही है यहां पर किसके बारे में, यह सरवती लायन टेल मकाओ, यानी कि लायन टेल यानी कि बंदर जैसी पूंछ, मतलब शेर जैसी पूंछ वाला बंदर ठीक है ना। तो ऐसे आप लोग याद रख लेना। तो ये आप लोगों को कर्नाटक के अंदर में देखने को मिलेगा, जिसके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा सकता है। तो यहां पर सरवती आप लोगों को देखने को मिलेगी, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। तो इसके नाम पर एक रिवर है जिसका नाम है, यहां पर आप लोग को रिवर के नाम से पूछा जा सकता है। तो यहां पर सरवती जो रिवर है, तो इसके नाम से आप लोग याद रखिएगा। तो सरवती रिवर वैली यहां पर सागर तालुका कहां पर है, ये आप लोग को कर्नाटक के अंदर में जो पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम है यहां पर शिवमोगा। तो शिवमोगा जिले के अंदर में वेस्टर्न घाट में पड़ेगा ये, और ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन, जैसे मैंने कई बार पहले बताया कि वेस्टर्न घाट के अंदर में कितने राज्य हैं, या फिर तमिलनाडु वेस्टर्न घाट में पड़ता है, यस या फिर नो, ये बता सकते हैं। तो ये आप लोगों को देखने को मिलता है। तो इसका एक यहां पर आप लोगों को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है यहां पर, तो जिसके साथ में ये बाउंड्री शेयर करती है, जो इसके पड़ोस में देखने को मिलेगा, जिसका नाम है यहां पर मुकाम्बिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या वन्य अभ्यारण्य, ये यहां पर आप लोगों को नजर आएगा। तो लॉन्ग टेल मकाओ ये नॉर्मली कर्नाटक वाली रीजन में आप लोगों को देखने को मिल जाता है। वैसे यहां पर अगर बात करें तो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा सकता है, ऐसा नहीं कि कर्नाटक नहीं, साउथ इंडिया में तमिलनाडु के अंदर भी आप लोगों को कुछ कुछ जनसंख्या देखने को मिलेगी। पर एग्जैक्ट क्या है न्यूज में वो मैंने आप लोगों को बता दिया, और रिवर यहां पर इसके नाम से कनेक्टेड आप लोगों को नजर आता है। ये न्यूज में 2 तरीके से आप लोगों के साथ में कनेक्ट कर दूंगा, एक तो F11 बैक्टीरिया के बारे में और दूसरा है PFAS, जिसको आप लोग यहां पर एक नाम आप लोगों ने कई बार सुना होगा इसके बारे में। ये एक ऐसा आप लोगों को केमिकल देखने को मिलता है जिसको फॉरएवर केमिकल भी बोलते हैं। आप लोगों को याद होगा कई सारी वीडियोस वायरल हुई थी हमारे देश के अंदर में कि एक इंडस्ट्री थी इटली के अंदर में, वहां पर उसके द्वारा PFAS मटेरियल बनाया जाता था। तो वहां पर उसको बैन कर दिया गया, बहुत सारे लोगों की जान गई, फिर वो फैक्ट्री बंद हो गई और उसके जो इक्विपमेंट थे वो भारत में एक कंपनी के द्वारा खरीदे गए। तो इसके चलते यहां पर वो कंपनी हमारे देश के अंदर में काम करने की बात चल रही थी, जिसके चलते यहां पर इसको लेकर काफी लार्ज स्केल पर प्रोटेस्ट हुआ और यहां पर ये बोला गया कि ये बैन होना चाहिए भारत के अंदर भी, क्योंकि हमारे देश के अंदर में 2025 में लेटली जो PFAS को बोला गया कि फूड के कॉन्टेक्ट में मटेरियल नहीं आना चाहिए, ये खतरनाक लेवल पर इंपैक्ट डालता है। और यहां पर यही चीजें देखने को मिली थी पुर्तगाल के अंदर में। तो यहां पर फर्स्ट टाइम जब कॉन्टेमिनेटेड किया गया सोइल को, तो इसकी वजह से इंडस्ट्रियल साइड जो थी आसपास में और फिर फूड के अंदर में एंट्री कर जाता है। तो नाम है PFAS। इसका मतलब क्या है, इसको बोलते हैं प्री एंड पॉलीफ्लोरो एल्कलाइड। तो ये एक तरीका सब्सटेंस आप लोगों को देखने को मिलते हैं, इसको फॉरएवर केमिकल के नाम से भी यहां पर जाना जाता है। तो ये एक केमिकल आप लोगों को यहां पर नजर आता है। तो बोला गया कि F11 बैक्टीरिया जो है वो ब्रेक डाउन कर देता है इसको यहां पर और रिमूव कर देता है यहां पर जो फ्लोरीन है फ्रॉम द सर्टेन केमिकल जो पोल्यूटेंट है, और इसको लेस टॉक्सिक बना देता है यहां पर। तो PFA जो है इसको फॉरएवर केमिकल बोलते हैं बिकॉज डू नॉट ब्रेक डाउन इजिली। तो यहां पर डू नॉट ब्रेक डाउन इजिली इन द नेचर, पर लेकिन यहां पर इसके पप्पा मिल गए जो कि इसको ब्रेक डाउन कर देते हैं, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और न्यूज में भी था तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं। तो यहां पर F1 बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया ने इसका बेसिकली एक तरीके से वैसे वाट लगा दी इसकी फॉरएवर की, यहां पर जो नॉर्मली टूटता नहीं था इसको भी यहां पर तोड़ने का काम इसने कर दिया। तो इसलिए मैं आप लोगों से बोल रहा हूं यहां पर कि डायरेक्ट कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं इस तरीके की चीज के बारे में, तो थोड़ा सा स्टार लगा लेना इसके ऊपर। ओके, दुनिया में सबसे ऊंची चोटी कौन कौन सी है, ये तो कई बार आप लोगों ने नाम सुना होगा, और सबसे ऊपर आती है एवरेस्ट। एवरेस्ट तो दुनिया की सबसे ऊंची है, पर लेकिन कोई बोले नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची कौन सी है, तो ये आप लोगों को अलास्का रेंज के अंदर में देखने को मिलेगी, जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा डैनियल नेशनल पार्क भी है इसके आसपास वाले रीजन के अंदर में। और जब इनको नापते हैं तो एवरेस्ट देखने को मिलते हैं आप लोगों को नेपाल और चाइना के बीच में। इसी के साथ में यहां पर अकोनगुआ, ये साउथ अमेरिका अर्जेंटीना के अंदर में, ये है नॉर्थ अमेरिका के अंदर में। इसका नाम चेंज कर अमेरिका वाले जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं
वो माउंट मैकिनली रख रहे हैं इसका नाम यहाँ पर। तो कल को चलकर कोई बोले यहाँ पर इसका नाम क्या आप लोगों को देखने को मिल रहा है, तो ये कंफ्यूजन आप लोगों को यहाँ पर नहीं होना है। तो इसलिए यहां पर इसका नाम जो था डैनियल से मैकिनली डोनाल्ड ट्रंप जो है वो यहां पर देखने को मिले। लोकेशन कहां पर है, जब आप लोग मैप देखते हैं, अगर मैं आप लोग को मैप दिखाऊं थोड़ा सा, एग्जैक्ट लोकेशन ये आप लोग को यहां पर देखने को मिल रही है। आप लोग जब ऊपर जाओगे यहां पर तो ये एग्जैक्ट लोकेशन आप लोग को यहां पर नजर आएगी यूएसए वाली, ठीक है। तो ये हो गया कनाडा, यहां पर ये नीचे यूएसए हो गया, ऊपर कनाडा हो गया, और ये हो गया अलास्का वाला रीजन यहां पर, ठीक है। तो ये जो अलास्का वाला रीजन आप लोग को देखने को मिल रहा है यहां पर एग्जैक्ट, तो ये हो गया अलास्का वाला रीजन। तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ये अलास्का हो गया यहां पर, और ये ऊपर आएंगे तो यहां पर चुकची सी हो गया। तो इस लोकेशन के बारे में मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं। ये हो गया चुकची सी हो गया यहां पर, ये बेरिंग स्टेट हो गया एग्जैक्ट लोकेशन, नीचे सी के नाम पर सी भी है, बेरिंग सी यहां पर डैनियल आप लोगों को देखने को मिलता है, नीचे गल्फ ऑफ अलास्का है, और ब्यूफोर्ट सी आप लोगों को एग्जैक्ट यहां पर देखने को मिलेगा आर्टिक ओशन वाले रीजन के अंदर में। तो यहां पर आर्टिक ओशन को बेरिंग सी के साथ में जोड़ता है बेरिंग स्टेट, या फिर चुकची सी को बेरिंग सी के साथ में जोड़ते हैं यहां पर बेरिंग स्टेट। और यहां पर ये एरिया जो था पहले रशिया का पार्ट हुआ करता था, पर जैसे डोनाल्ड ट्रंप जो है ग्रीनलैंड के पीछे आप लोगों को देखने को मिला था यहां पर पड़े थे, तो उसी के चक्कर में यहां पर ये भी यहां पर खरीदा गया था यूएसए के द्वारा, पहले रशिया का पार्ट हुआ करता था। तो इसका नाम चेंज कर अब आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो इसको यहां पर माउंट मैकिनली बोला जा रहा है आज की डेट में। तो कंफ्यूजन आप लोगों को इसको लेकर नहीं है। तो दुनिया में कहां पर सबसे ऊंची चोटियां हैं, तो ये डैनियल या मैकिनली यहां पर देखने को मिलेगा। बाकी सारी माउंट विंसन जो अंटार्कटिका वाले रीजन में है, किलिमंजारो फेमस है यहां पर, और एल्बर्स हो गया, बाकी ये तो आप लोग जानते हो। और यहां पर ये हो गया कहां पर, ऑस्ट्रेलिया। और यहां पर तो थोड़ा सा एटलीस्ट याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट लोकेशन कई बार पूछ ली आती है, और वनडे टाइप एग्जाम में तो बड़ी जल्दी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। आप लोगों ने कई बार बात सुनी होगी घर की मुर्गी दाल बराबर। हमारे देश के अंदर में एक गाय पाई जाती है जो कि आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। इसको वर्ल्ड की मोस्ट एक्सपेंसिव काउ की कैटेगरी में ब्राजील के अंदर में यहां पर लगभग जो इस कैटेगरी की गाय है 41 करोड़ की यहां पर देखने को मिली। इसका ओरिजिन आंध्र प्रदेश से निकल कर आता है दुनिया में, और ये वर्ल्ड मोस्ट एक्सपेंसिव काउ की कैटेगरी में है, जिसको भारत के अंदर में नेग्लेक्ट किया जाता है। जैसे नहीं आप लोगों ने देखा होगा कई सारी चीजें हम लोग अक्सर इज्जत नहीं करते हैं, कोई बड़ा ही आप लोगों ने ये सुना भी होगा घर की मुर्गी दाल बराबर की, घर में इंसान की इज्जत नहीं है और बाहर बड़ी इज्जत है यहाँ पर। तो ये आप लोगों को हमारे देश के अंदर में जो आंध्र प्रदेश का प्रकाशन जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, वहां से निकल कर आती है, और उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया क्योंकि ओंगोल ये टाउन है वहां पर जहां से निकल कर आती है। तो ये जानी जाती है, ये एक तरीके से कठोरता के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है इनके अंदर में, तो ये काफी इंपॉर्टेंट सोर्स माना जाता है। ओंगोल ब्रीड जो है ये हीट रेजिस्टेंस है, जेनेटिक प्योरिटी है, और ग्लोबल लेवल पर रिकॉग्नाइज की जाती है। और भारत के अंदर में यहां पर इतनी रेस्पेक्ट नहीं दी जाती है जितनी इंटरनेशनल लेवल पर चीजें चल रही है। इसका एक बेस्ट एग्जांपल मेरे सामने आता है स्लमडॉग मिलियनेयर। एक मूवी बनाएगी हमारे देश के अंदर में रिलीज की, पर लेकिन वो चली नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर पहुंची तो उसको ऑस्कर मिल गया। तो जब उसको ऑस्कर मिल गया तो फिर भारत में भी लोगों ने देखी, समझ तो बाहर वालों का ठप्पा लगवाना हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, हम लोग उससे पहले चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते। तो ये बड़ी दिक्कत है हमारे साथ में। कई बार कई सारी ट्राइबल कम्युनिटी न्यूज में रहती है, पर एक ट्राइबल कम्युनिटी जो इसलिए न्यूज में आए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री उसके बारे में बात करें उस टाइम पर, और साथ ही साथ में टाइगर कंजर्वेशन की बात की जा रही है। तो एक ट्राइबल कम्युनिटी है जिसका नाम है सोलिगा। तो सोलिगा ट्राइबल कम्युनिटी तमिलनाडु और कर्नाटक वाले रीजन में पाई जाती है। और जो वर्ड है ना सोलिगा, ऐसे टर्म कई बार आप लोगों से पूछ ले जाते हैं, जो इसका मतलब जब आप लोग निकालेंगे इसका मतलब है चिल्ड्रंस ऑफ द बैम्बो, यानी कि बांस के बच्चे। तो यहां पर बांस का इस्तेमाल जब किसी एरिया में ज्यादा होता है तो उससे कनेक्ट करके भी ये देख सकते हो। तो यहां पर जो हिली रेंज है, यहां पर खासकर इसका नाम है बिलिगिरी। जो बिलिगिरी जो रंगना जो आप लोग को पहाड़ियां देखने को मिलेगी, साथ ही साथ में माले आप लोग को महादेश्वर ये हिल एरिया देखने को मिलेगा। तो यहां पर ये पाई जाती है। फर्स्ट ट्राइबल कम्युनिटी है जो कि इनसाइड द टाइगर रिजर्व रहती है, तो इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए हो जाती है। तो ये एक तरीके समझो कि जंगलों में जो टाइगर रहते हैं उनके साथ में इनका बहुत ही पुराना याराना है, बहुत ही पुराना याराना है रे इनका। तो यहां पर ये आप लोग समझ सकते हैं। तो इसलिए यहां पर इकोनॉमिक जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन, यानी कि आज यहां पर कुछ खाटा पीटा कल को दूसरी जगह पर लेकिन ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया कि ये न्यूज में आ गया, तो आप लोगों से पूछा जा सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन इससे। तो इसलिए टाइगर कंजर्वेशन के पॉइंट ऑफ से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये जो वर्ड है यहां पर सोलेगा, इसका मतलब आप लोग जरूर याद रखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज कई बार न्यूज में रहती है। एक है जागरोज। तो जागरोज माउंटेन रेंज इराक में देखने को मिलती है, जिसके ऊपर इराक बसा हुआ है बेसिकली। तो ये धरती में धस रही है, तो इसकी वजह से यहां पर ये न्यूज में आ रही है।
तो ये रीजन आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये पाकिस्तान है जो कि पहले भारत का हिस्सा हुआ करता था, यहां पर ईरान देखने को मिलेगा। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं इधर इराक, इधर से आप लोग आएंगे तो ये पोर्शन आप लोग देख सकते हैं। तो कल को चलकर आप लोगों से अगर क्वेश्चन पूछे तो ये माउंटेन रेंज है, यहां पर आप लोगों को नजर आ जाएगा। तो इराक हो गया, टिग्रिस और यूफ्रेटिस रिवर हो गई यहां पर, और ये जागरोज माउंटेन रेंज आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। तो ये धस रही है आज की डेट में, और खासकर इराक वाले रीजन जो है वो काफी लार्ज स्केल पर नीचे जा रहा है। तो कल को चलकर कोई पूछे कहां पर लोकेटेड है, और इसमें हाईएस्ट पीक जो है इसको माउंट देना, तो माउंट देना हाईएस्ट पीक आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये वेस्ट एशिया के अंदर में मेजर माउंटेन रेंज है जो कि इसकी वजह से न्यूज में आ रही है। कल को चलकर किसी के बाल झड़ने स्टार्ट हो जाए बिना किसी रीजन की वजह से, तो समझ लेना यहां पर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रखी है। और यहां पर ये गड़बड़ है किसके अंदर में, जिसको सेलेनियम बोलते हैं। सेलेनियम क्या है, यहां पर ये एक मिनरल है जो कि मिट्टी में पाया जाता है नेचुरली, वाटर और जो सम फूड्स हैं उसके अंदर भी आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। सेलेनियम जो है इसके अंदर में 25 आप लोगों को सेलेनोप्रोटीन देखने को मिल जाते हैं। सेलेनोप्रोटीन जो है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, खासकर थायराइड हार्मोन में। आप लोगों ने एक बात सुनी होगी, नॉर्मली जिसको थायराइड की प्रॉब्लम होती है उसके बाल भी झड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है यहां पर, और थायराइड का बहुत बड़ा रीजन मोटापा शरीर पर होता है, तो उसकी वजह से देखने को मिलता है। तो ह्यूमन बॉडी जो है वो कैन नॉट प्रोड्यूस सेलेनियम, पर लेकिन यहां पर आप लोग किसी वाटर या फिर फूड्स की हेल्प से ये शरीर के अंदर में जा सकते हैं। प्रोटीन रिच जो फूड होते हैं यहां पर, एनिमल्स जनरली जो फूड सोर्स होते हैं उनमें सेलेनियम पाया जाता है। यानी कि जैसे एनिमल से जो प्रोटीन सोर्स निकल कर आते हैं, जैसे हम लोग कई बार अंडे, मछली, मुर्गे ये सब खाते हैं, या फिर पनीर भी खाते हैं एक तरीके से, दूध वगैरह से। तो प्रोटीन जो रिच फूड है फ्रॉम द एनिमल, तो उससे आप लोगों को यहां पर ये देखने को मिलता है शरीर के अंदर में। तो एससी बोलते हैं। 34 इसका एटॉमिक नंबर आप लोगों को देखने को मिलेगा। एटॉमिक वेट जो है लगभग 78 आप लोगों को नजर आ जाएगा। तो इसके बारे में कुछ बेसिक बातें हैं, कल को चलकर अगर पूछ ले यहां पर, तो इसलिए हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। तो महाराष्ट्र में यहां पर लोगों के बाल झड़ने स्टार्ट हो गए थे बिना किसी रीजन की वजह से, क्योंकि इसकी क्वांटिटी बढ़ती हुई नजर आ रही थी शरीर के अंदर में, जो कि वाटर या फिर फूड की वजह से शरीर में पहुंच रही थी। हम इंसान अपने बारे में सोचते हैं ज्यादातर, वो अलग बात है, पर लेकिन धरती का हर एक एरिया इंपॉर्टेंट है। जैसे ओशियन कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म, तो ओशियन में कैरेबियन और नॉर्थ ब्राजील के अंदर का जो एरिया है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाने के लिए ओशियन, जिसको ओशियन कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म बोलते हैं, तो ओसीएम याद रखना, ये यूनेस्को के द्वारा इंटर गवर्नमेंटल ओशियनोग्राफी कमीशन का जो सिस्टम आप लोगों को देखने को मिला। ये बेसिकली फंडिंग प्रोवाइड कराते हैं 2024 से लेकर 28 तक का। तो यहां पर ये कवर कर रहे हैं इस एरिया के मैरीन सिस्टम को स्टोर करने के लिए। तो इसलिए कल को ओशियन कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म के बारे में बात करें तो महासागर के अंदर में जो भी एरिया है यहां पर उनको सस्टेनेबली कैसे यूज किया जा सकता है, तो उसके लिए लॉन्च किया गया ये एक प्रोजेक्ट है 2024 से लेकर 28 के बीच में। ओके, परफ्यूम कितना इंपॉर्टेंट है, खासकर गर्मियों के दिन में जब पसीना आता है, तो आप लोगों को पता ही होगा। पर लेकिन परफ्यूम बनाने के लिए बात की जाती है, एक प्राणी है, एक मछली है जिसकी उल्टी का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि वो वोमिटिंग करती है, उल्टी करती है, और उसकी उल्टी से परफ्यूम बनाया जाता है। तो सोच के देखो और जो मिलियंस ऑफ वर्थ का बेचा जाता है मार्केट के अंदर में, इसको बोलते हैं बेसिकली एम्बरगिस। एम्बरगिस जो है यहाँ पर एक वैक्स सब्सटेंस है, जैसे मोम होता है उस तरीका सब्सटेंस है यहाँ पर, जो कि प्रोटेक्टेड स्पर्म वेल के डाइजेस्टिव सिस्टम से, जैसे खाना खाया जाए और वो पचे ना और फिर वोमिटिंग कर दे, तो यहाँ पर ये बेसिकली एक तरीके से इसको वेल वोमिटिंग के नाम से भी आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना यहाँ पर, इसको गलत तरीके से कई बार वेल की उल्टी भी बोल देते हैं। तो ये लाइट येलोइश कलर का देखने को मिलता है और ये काफी हाई डिमांड में होता है, हाई प्राइस रहता है इंटरनेशनल मार्केट में, क्योंकि इसकी वजह से परफ्यूम बनाए जाते हैं यहाँ पर। तो ध्यान रखना ये येलोइश कलर का देखने को मिलेगा, जिसको वेल वोमिटिंग भी यहाँ पर कहते हुए आप लोग नजर आते हैं नॉर्मली। ठीक है, पर लेकिन ऐसा नहीं कि इसी कलर का होता है, ये ब्लैक, व्हाइट, ग्रे और अंबर कलर का भी आप लोगों को देखने को मिल जाता है। और कई सारे लोग तो इसको फ्लोटिंग गोल्ड बोलते हैं, क्योंकि जो ये उल्टी करती है वेल यहाँ पर, तो ये एक बहुत ही महंगे लेवल पर जाता है, तो सोना जो महंगा होता है, तो इसलिए आप लोगों से पूछा भी जा सकता है कि फ्लोटिंग गोल्ड जो है वो किसको बोला जाता है। तो याद रखना जो मछली है वह स्पर्म वेल यहाँ पर, तो स्पर्म वेल से निकाल कर लेकर आ जाते हैं यहाँ पर। स्पर्म वेल को आप लोग यहाँ पर चॉकलोट के नाम से भी जानते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो कल को चलकर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सके, बेसिकली ये भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना। ये लार्जेस्ट टूथ वेल है जिसके दांत देखने को मिलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये डीप मैरीन वाटर के अंदर में पाई जाती है और आयुष्यन के वनरेबल CITES के अंदर में अपेंडिक्स और भारत के अंदर में ज्यादा प्रोटेक्शन नहीं दी गई है इसको, शेड्यूल सेकंड में 1 में प्रोटेक्शन रहती है, थोड़ा सा ये ध्यान रख सकते हैं। ज्यादा नहीं चीजें याद रखनी है, बस थोड़ा सा एटलीस्ट जो मेन है वो तो आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। परफ्यूम बनाने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है वेल मछली, ये बेसिकली इसकी उल्टी है आज की डेट में हम लोग जो पढ़ रहे थे।
इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, आप लोगों ने कई बार इसके बारे में सुना होगा, न्यूज में भी रहता है ये टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और भारत के द्वारा इनिशिएट किया गया ये टॉपिक है कि इंटरनेशनल लेवल पर जो बिग कैट होती हैं उनको कैसे हम लोग लेकर चल सकते हैं, बड़ी कैट यानी कि बड़ी बिल्लियां। अब बड़ी बिल्लियां कौन सी होती हैं आप लोगों को डिस्कस करूंगा। तो टोटल मिलाकर 96 जो कैटेगरी रेंज की जो कंट्री हैं उनको यहां पर इंक्लूड किया गया और पहली बार देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 2019 में ये आइडिया दुनिया के सामने रखा और फिर यहां पर 2023 में जब प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं बर्थ एनिवर्सरी थी तब यहां पर इसको लॉन्च किया गया। आप लोगों को याद होगा 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया था, तो 2023 में उसकी 50वीं बर्थ एनिवर्सरी थी यहां पर, तो इसलिए यहां पर सामने निकल कर आया। और 7 बिग कैट बोलते हैं जिनको, जिसमें आप लोगों को यहां पर टाइगर जो बाघ देखने को मिलता है, लोयन शेर, लेपर्ड तेंदुआ, स्नो लेपर्ड हिम तेंदुआ, चीता आप लोगों को देखने को मिलेगा, जैगवार और प्यूमा। तो ये 7 बिग कैट आप लोगों को यहां पर नजर आती हैं जिसके बारे में यहां पर बात की जाती है कि इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएंगे। तो भारत ने बोला कि इसको स्टार्ट करते हैं और इसका हेडक्वार्टर इंडिया के अंदर में आप लोगों को देखने को मिला, जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। तो यहां पर 2027-28 तक बोला कि इसके अंदर में वन टाइम बजटरी सपोर्ट 150 करोड़ रुपए का भारत देगा ताकि चीजों को आगे लेकर चला जा सके, क्योंकि जो हमने लॉन्च किया है तो हमको ही सपोर्ट करना पड़ेगा, दुनिया तो आएंगी नहीं यहां पर। तो इसलिए इसके बारे में ध्यान रखना, इंडिया का इनिशिएटिव इंटरनेशनल लेवल पर, तो इसलिए क्वेश्चन भी बनने के चांसेस हो जाते हैं। कल को कोई बोल दे कि ये ब्लैक प्लास्टिक क्या होती है, तो कोई ऐसा नहीं कि काले रंग की होती है, ठीक है ना। तो जैसे आप लोगों ने देखा होगा ब्लैक बॉक्स जो होता है वो किस कलर का होता है, जरा बताइए। तो ऐसे यहां पर जो एवरीडे हम लोग यूज में करते हैं, जैसे फूड ट्रे यानी कि जो खाने की जो ट्रे बनाई जाती है, कंटेनर बनाए जाते हैं सामान लाने ले जाने के, यूटेंसिल बर्तन वगैरह बनाए जाते हैं, तो ये रिसाइकल्ड जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होते हैं उससे बनाई जाती है यहां पर। तो ये मोर लाइकली टू कंटेन अनरेगुलेटेड, ये बेसिकली अमाउंट ऑफ टॉक्सिक केमिकल आप लोगों को देखने को मिलता है, यानी कि इसमें जहरीले रसायनों की अनियमित मात्रा होने की संभावनाएं होती हैं। इसलिए मैं आप लोग कहता हूं कभी भी कोई खाना आप लोग खाना है तो प्लास्टिक के बर्तन में मत खाइए, और खासकर बच्चों के लिए बड़ा खतरनाक होता है। हम तो खैर बड़े हो चुके हैं, हम तो एक बार को झेल जाते हैं। जो नया बच्चा होता है, अभी पैदा हुआ है 1 महीने का, 5 महीने का या 1 साल का, 5 साल के अंदर का, उनकी इम्यून सिस्टम इतना तगड़ा नहीं होता है, तो इसलिए दिक्कत हो जाती है और इनको डिफिकल्ट भी है रिसाइकिल करना यहाँ पर। तो इसके चलते बात की जाती है। तो ये जो केमिकल है ब्लैक प्लास्टिक यहाँ पर, जैसे बीपीए यहाँ पर, इसमें कई सारी चीजें देखने को मिल जाती हैं आप लोगों को यहाँ पर, जिनको नाम से अगर देखोगे तो ये कुछ नाम भी हैं जो कि हमारे शरीर के अंदर में काफी नेगेटिव इंपैक्ट डालते हैं। बॉडी के जो टिश्यू हैं ओबेसिटी और डायबिटीज तक बढ़ाते हुए नजर आते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए यहां पर ध्यान रखना इसके बारे में, बेसिक है कि हाँ क्या होता है, तो इतना तो पता आप लोग को होना चाहिए कम से कम, ओके। रेडली टर्टल के बारे में तो आप लोग पढ़ते रहते हैं, एक रिवर है जिसका नाम है ऋषिकुल्या रिवर यहां पर, तो उसके बारे में आप लोग जरूर ध्यान रखना। ये उड़ीसा के अंदर में देखने को मिलती है। जैसे यहां पर महानदी होगी, देवी रिवर, ऋषिकुल्या रिवर आप लोग को देखने को मिलेगी, पैरादीप पोर्ट हो गया यहां पर। और आप लोग को एग्जैक्ट अगर आप लोग देखेंगे, ये वाला लोकेशन हो गया, ये वाला लोकेशन और ये वाला लोकेशन, तो ये मास नेस्टिंग साइट है जिसको आप लोग अरीबाड़ा भी बोलते हैं। अरीबाड़ा यानी कि जहां पर इकट्ठी होकर ये अपने अंडे देते हैं, आओ आजा बहन मिलकर अंडे देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं, ये चलती हैं आपस में कछुई और वहां पर अंडे देती है। तो ये पूरा का पूरा उड़ीसा के अंदर में फैला हुआ है। तो ऋषिकुल्या रिवर को कई बार यहां पर इसलिए कई बार एंट्री रोक दी जाती है 5 किलोमीटर के एरिया में, ताकि यहां पर ये अपने अंडे वगैरह दे सके यहां पर आकर। ओरिजिनेट कहां से होती है यहां पर, ये है दारिंगबाड़ी। तो दारिंगबाड़ी हिल है यहां पर, ईस्टर्न घाट की साइड में आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये हो गया वेस्टर्न घाट, ये हो गया ईस्टर्न घाट, ये हो गया बेसिकली आप लोग का बे ऑफ बंगाल यहां पर जो आप लोग बोलते हैं, और ये हो गया आप लोग का अरेबियन सी, ठीक है। तो इधर साइड में आप लोगों को यहां पर नजर आएगा। यहां पर इसकी ट्रिब्यूटरी हालांकि ज्यादा याद रखनी है, पर ओलिव रेडली टर्टल की नेस्टिंग साइट है जहां पर ये अपने अंडे देते हुए नजर आते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है आराम से। तेलंगाना के अंदर में एक लोकेशन आप लोगों को देखने को मिलेगी जिसको कहते हैं मुद्दुमल मेगलिथिक, जो यहां पर इसको कहेंगे मनिहर। तो ये एक लोकेशन है तेलंगाना के अंदर में, एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है नारायणपेट। एक सेकेंड, छींक आने वाली थी रुक गई। तो यहां पर 350 से लेके 4000 साल पुरानी और टेंटेटिव लिस्ट में इसको यहां पर डाला गया। ये बोला जाता है कि एंशिएंट टाइम पे एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी थी यहां पर, खगोल जो आप लोग खगोलीय वेधशाला बोल सकते हैं, जो यहां पर पुराने टाइम पर इसके लिए जानी जाती थी। लोकल जो पॉपुलेशन है इसकी एरिया की पूजा भी किया करते थे यहां पर। तो यहां पर बेसिकली नीलुरुल थिम्पा, तो ये आप लोग को देखने को मिलते हैं यहां पर। एक लैंड एक स्टोन है यहां पर जिसकी पूजा भी लोग करते हुए नजर आते थे। तो कल को चलकर अगर पूछे यूनेस्को की लिस्ट के बारे में, तो ये रिसेंटली अभी टेंटेटिव लिस्ट में ऐड किया गया। अगर टर्म आप लोगों से पूछ ले यहां पर लेपिस लेपिस लाजुली,
तो लेपिस लोजुली क्या है यहाँ पर, लाजुली। तो लेपिस लाजुली क्या है यहाँ पर, तो एक चट्टान है यहाँ पर जिसको मेटामॉर्फिक चट्टान कहते हैं। ये ब्लू कलर में आप लोगों को देखने को मिलती है, जैसे नहीं डायमंड वगैरह होते हैं यहाँ पर। तो सेमी प्रीसियस जो आप लोगों को यहाँ पर जेमस्टोन यानी कि अर्ध कीमती रत्न आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं, और ये थाउजेंड्स ऑफ ईयर में यहाँ पर तैयार होते हुए नजर आते हैं, जिनको रेयर अल्ट्रा जिस तरीके से कहते हैं आप लोग अर्थ रेयर अर्थ मटेरियल कहते हैं, इसी तरीके से इनको आप लोग रेयर अल्ट्रा मेरीन पिगमेंट्स का नाम भी आप लोग देते हैं कि इस लेवल का कलर आप लोगों को देखने को मिलता है इनके अंदर में। वैसे बात करें तो चिली, रसिया, यूएसए और जो सबसे इंपॉर्टेंट है अफगानिस्तान के अंदर में, जिसको आप लोग बेसिकली बदखस बोलेंगे, बेसिकली बदखसन रीजन बोलेंगे इसको, बदखसन प्रांत। तो यहां पर आप लोगों को नजर आएगा अफगानिस्तान के अंदर में। नाम इसलिए याद रखना है क्योंकि हम भी मैक्सिमम जो है ये चीजें यहीं से इंपोर्ट करते थे पुराने टाइम में भी, अगर आप लोग देखोगे। और इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर में, मोहनजोदारो और हड़प्पा के अंदर में ये ऐसी चीजें डिस्कवर भी की गई हैं, तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसी टर्म कई बार आप लोगों से पूछ ली जाती है, तो ये कुछ इस तरीके की चीजें भी याद रखेगा। कल को चलकर अगर आप लोगों से कोई यहां पर पूछे, तो ये अगर आप लोग देखोगे ये अफगानिस्तान हो गया यहां पर, तो इसका ये रूट था जहां जहां से ये चीजें ले जाया करती थी पास्ट में, अगर आप लोग इसको देखोगे यहां पर, ठीक है। तो कई सारे ऐसे सोर्स होते हैं। हड़प्पन साइड में जब हम लोग इंपोर्ट के बारे में बात करते हैं, जैसे गोल्ड कहां से इंपोर्ट किया करते थे हड़प्पा के टाइम पर, कॉपर कहां से खरीदते थे, टिन कहां से, तो यहां पर लेपिस, यहां पर यही नाम आप लोगों के सामने आ गया जुली। तो आप लोगों से पूछा सकता, तो अफगानिस्तान से लाते थे यहां पर, तो ये आप लोगों को यहां पर ध्यान रखना है, ठीक है। इसलिए मैंने आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा दिया। तो कोई पूछ ले यहां पर कि लेपिस लाजुली कहां से आप लोगों को देखने को मिलते हैं, तो अफगानिस्तान के अंदर से निकल कर आता है, ठीक है। अब आप लोग इसको भूलोगे नहीं, कल को चलकर अगर पूछे, और ये मैच करने के लिए भी कई बार आ जाते हैं इस तरीके के टॉपिक। हमारे देश के अंदर में काफी इंपॉर्टेंट स्कीम थी जिसका नाम रखा गया था मिस्टी स्कीम। तो यहां पर ये बेसिकली इसलिए थी ताकि हम लोग मैंग्रोव जो फॉरेस्ट हैं, दलदली जो जंगल होते हैं, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा सकें। और बजट में लॉन्च की गई थी 2023-24 के, और 23-24 से लेकर 28 तक ये स्कीम चलने वाली थी। तो इसके बारे में कल को क्वेश्चन पूछा जा सके, तो रिस्टोरेशन करने के लिए यहां पर जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है उसके लिए स्कीम लेकर हमारे देश के अंदर में लाई गई थी। मिस्टी की फुल फॉर्म क्या है, मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट और टेंजेबल इनकम। तो यहां पर जो लोकल एरिया में लोग रहते हैं उनको कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। और वर्ल्ड इन्वायरमेंट जो डे होता है 5 जून को 2023 में लॉन्च की गई थी देश के प्रधानमंत्री के द्वारा उस टाइम पर ये। तो इसलिए भी क्वेश्चन आप लोगों के कई बार बनते हुए नजर आए थे। तो किसके लिए, तो 100 करोड़ इसको एलोकेट देने की बात की गई आने वाले टाइम पे, ताकि अच्छे लेवल पर चीजों को इंप्लीमेंट किया जा सके। तो ऐसे टॉपिक जो होते हैं ये इंटरेस्टिंग होते हैं, इंपॉर्टेंट, जो कि डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन तो ये भी पूछ लेंगे सबसे ज्यादा मैंग्रोव कहां पर पाए जाते हैं हमारे देश के अंदर में, तो वेस्ट बंगाल के अंदर में सबसे ज्यादा है, दूसरे नंबर पर गुजरात, फिर अंडमान एंड निकोबार वाला एरिया, और फिर आंध्र प्रदेश। तो इसलिए कुछ बेसिक तो एटलीस्ट नाम याद रखेगा। बाकी 10 नाम दे दिए, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गोवा, कर्नाटका और केरला के अंदर में, पर रहेंगे सारे कोस्टल वाले एरिया। ये मत बोलना कि कोई बोल दे कि हाँ हरियाणा में या आप लोगों को बोले दिल्ली में मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। सर्वे किया गया था गैंगेटिक डॉल्फिन का, और ये पहला सर्वे था यहाँ पर जिसमें डॉल्फिन को काउंट किया गया था, जिसकी वजह से ये न्यूज में आ गई थी। इसको सुसु के नाम से भी आप लोग जानते हैं। कल को सुसु बोल दें, ये वो वाली सुसु नहीं है जो सुसु टॉयलेट के बारे में बात करते हैं, तो ये सुसु की आवाज निकालती हैं, सांस लेती हैं, तो यहाँ पर तो इसकी वजह से इनको सुसु, या फिर इनको यहाँ पर साइंटिफिक नेम भी आप लोग ध्यान रखना, नाम से याद रह जाएगा यहाँ पर गैंगेटिका। तो यहाँ पर पूरा नाम जो है इनका ये है प्लेटेनिस्टिका गैंगेटिका। तो यहाँ पर बेसिकली प्लेटेनिस्टिका गंगेटिका, तो गंगेटिका से नाम से आप लोग यहां पर याद रखिएगा। तो गैंगेटिक डॉल्फिन, ठीक है। नेशनल एक्वेटिक एनिमल भी बोला जाता है, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, मेघना रिवर के अंदर में देखने को मिलती है। वैसे नेपाल की साइड में पाई जाती है। Z+ सिक्योरिटी मिली हुई है, ये समझ लेना, और आयुष्यन में इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है। भारत के अंदर में कहां कहां ये डॉल्फिन आप लोगों को देखने को मिल जाती है, तो ये इस तरीके से एरिया आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। खासकर साफ पानी में पाई जाती है, तो ये भी ध्यान रख लेना। अगर कोई बोले कि साफ पानी में पाई जाती है, तो वहां पर ये एक तरीका इंडिकेटर होता है, जहां ये है तो वहां पर फ्रेश वाटर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो इसलिए भी यहां पर जब पानी खराब होता है तो कहते हैं कि भाई अब फ्रेश वाटर यहां पर नहीं बचा हुआ है, तो वहां से इनकी संख्या जो है वो खत्म होनी स्टार्ट हो जाती है। अंग्रेज ऐसा नहीं कि हमारे देश के अंदर से बस यहां से धनी लूट कर गए हैं, सोने की चिड़िया के पंख उतर कर गए हैं, ये बहुत सारी दिक्कतें भी भारत को देकर गए हैं। इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा जलकुंभी, जिसको हैंसिंथ आप लोग नॉर्मली बोलते हैं, ये आप लोगों ने सुना होगा समुद्र सोग भी बोलते हैं। ये काफी लार्ज स्केल पर भारत के अंदर में पाई जाती हैं, जिसको जलकुंभी नॉर्मली आप लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ये भारत के अंदर में एक इन्वेसिव स्पीसीज जो है ऐड की गई, नॉर्मली अमेजन और साउथ अमेरिका में पाई जाती थी,
पर भारत के अंदर में ये फर्स्ट लेडी जो गवर्नर जनरल थे यहां पर, उनकी जो वाइफ थी लेडी हार्डिंगे, तो उनके द्वारा इसको ऐड किया गया भारत के अंदर में। तो इसलिए इसके अंदर में बांग्लादेश के अंदर में इसको जर्मन वीड बोला जाता है, अफ्रीका के अंदर में इसको फ्लोरिडा डेविल बोला जाता है, बंगाल के अंदर में इसको टेरर ऑफ बंगाल बोला जाता है, श्रीलंका के अंदर में इसको जापानीज ट्रबल बोला जाता है। तो सोच के देखो, ये एक नेगेटिव ही चीज है। और भारत के अंदर में फर्स्ट गवर्नर जनरल इंडिया ये वॉरेन हास्टिंग थे। फर्स्ट ऑफिशियल गवर्नर जनरल आगे चलकर जो आप लोगों को देखने को मिले ये वॉर्ड विलियम बेंटिंग थे यहाँ पर। और फर्स्ट गवर्नर जनरल जो भारत में बने आप लोगों को देखने को मिलते हैं डोमिनियन इंडिया के, तो लॉर्ड माउंट बेटन। तो यहां पर बात की जा रही है किसके बारे में, लेडी जो बेसिकली है यहां पर ये है हेस्टिंग। तो हेस्टिंग की जो वाइफ थी यहां पर, उनके द्वारा इसको ऐड किया गया था भारत के अंदर में। तो इसलिए आप लोगों से पूछा जा सकता है ये जलकुंभी जो फैल जाती हैं पूरे उसके अंदर में, पूरा का पूरा तालाब को सोख लेती हैं अपने अंदर में, तो इतनी नेगेटिव आप लोगों को देखने को मिलती है। तो अंग्रेजों ने बहुत ही सारी बदतमीजी की है, उनमें से ये भी एक बदतमीजी है भारत के साथ में इनकी। एक टर्म है जो कई बार न्यूज में देखने को मिलती है जिसको कहते हैं क्लाउड बर्स्ट, यानी कि जहां पर जबरदस्त तरीके का पानी हो जाए, एक्सट्रीम इंटेंस रेनफॉल हो जाए। तो इसके लिए एक क्राइटेरिया रखा जाता है कि 10 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा 1 घंटे के अंदर में अगर अप्रोक्सीमेट 10 स्क्वायर किलोमीटर एरिया के अंदर में अगर हो जाए, यानी कि 10 किलोमीटर लंबा 10 किलोमीटर चौड़े एरिया के अंदर में 10 सेंटीमीटर रेन हो जाए 1 घंटे के अंदर में, या फिर 5 सेंटीमीटर 30 मिनट के अंदर में, तो इसको क्लाउड बर्स्ट कहा जाता है। तो डेफिनेशन याद रखना, हिमालय, वेस्टर्न घाट या नॉर्थ ईस्ट हिलन एरिया में और कोस्टल रीजन में ऐसी रेनफॉल देखने को आप लोगों को मिल जाती है। तो ये कई बार न्यूज में आप लोगों को यहां पर नजर आती है। तो जब इस तरीके से उठते हैं ऊपर यहां पर बादल, तो जबरदस्त तरीके की रेनफॉल आप लोगों को देखने को मिल जाती है। तो यहां पर जब इस तरीके से जबरदस्त रेनफॉल होती है, बहुत ही छोटे एरिया में जबरदस्त तरीके से बारिश हो जाए, तो ये पॉइंट आप लोग यहां पर ध्यान रख सकते हैं। और इसको ओरियोग्राफिक लिफ्टिंग भी बोलते हैं। जब यहां पर जो बादल हैं वो इसके सरफेस के, माउंटेन के सरफेस को सहारा लेकर उठते हैं, तो ऊपर जाते जाते यहां पर उनकी क्षमता नहीं रहती पानी को आगे ले जाने की, तो पानी छोड़ना इनके बरसना स्टार्ट कर देते हैं जबरदस्त तरीके से, और फिर यहां पर पानी बरसा के दूसरी साइड में को निकल लेते हैं। तो क्लाउड बर्स्ट की डेफिनेशन एटलीस्ट आप लोग जरूर याद रखिएगा। ऐसे जंगल जिनको पवित्र जंगल बोलते हैं आप लोग, इनको यहां पर बेसिकली सैक्रेड ग्रूव बोलते हैं। तो यहां पर ये एक एरिया है तमिलनाडु के अंदर में जिसका नाम है यहां पर कसमपट्टी। कसमपट्टी ये पर्टिकुलर जो एरिया है इसको वीरा कोविल ग्रोव भी आप लोग बोलते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया था कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर इनको किस तरीके से बचाया जा सकता है इसके बारे में बात करें। तमिलनाडु के अंदर में काफी इंपॉर्टेंट एरिया है यहाँ पर ये, जो कि काफी फेमस है, और यहाँ पर वीरा कोविल टेम्पल के नाम से भी ये जाना जाता है। सैक्रेड ग्रुप जो होते हैं ये माना जाता है कि पवित्र स्थान है देश में, अलग अलग जगह जहां पर जंगलों को पूजा जाता है, तो उनकी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी इसके बारे में बातें की जाती हैं। भारत के अंदर में अलग अलग रीजन में आप लोग देखोगे तो इवन बिहार, ये कर्नाटका, केरला, सबके अंदर आप लोगों को देखने को मिल जाता है। तो सैक्रेड ग्रुप में क्यों सेंट्रल स्टेट को क्यों बोला गया, क्योंकि आप लोगों को पता है हमारे देश के अंदर में 42वां संविधान में संशोधन करके ये सारी चीजें स्टेट लिस्ट से निकालकर कॉन्करेंट लिस्ट में डालेगी जहां पर सेंट्रल स्टेट मिलकर काम कर सके। तो इसलिए यहां पर ध्यान रखना कि समवर्ती सूची में है तो दोनों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने के लिए बोला था सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट भी है। ये टेक्नोलॉजी आप लोगों से डायरेक्ट पूछी जा सकती है जिसको कहते हैं FGD, फ्यूल गैस डीसल्फराइजेशन। जब आप लोग आज के दिन में जो भट्टे देखते हैं जहां पर ईंटें बनती हैं या कोई बड़ी फैक्ट्री देखते हैं, तो उसमें से क्या निकलता है, जब वो कोयला जलाया जाता है अंदर, तो उसके अंदर में से सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है जो कि आगे चलकर एसिड रेन का भी काम करती है। तो यहां पर बोला गया कि आप लोगों को इसको निकलने से रोकना है। तो ये वेट जो FGD आप लोगों को देखने को मिलता है और ड्राई भी देखने को मिलता है। इंटरेस्टिंग बात क्या है, हमारे देश के अंदर में बहुत पहले इसको रोकने की बात की गई थी सरकार के द्वारा कि भाई ये आप लोग को टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है ताकि ये सल्फर डाइऑक्साइड बाहर न निकले। पर हमारे देश के अंदर में जो आप लोगों को पता है किस तरीके से काम चलते हैं, इसको बार बार पोस्टपोन कर दिया गया और आज भी इसका प्रॉपर ढंग से सिस्टमेटिक वे में इस्तेमाल नहीं किया था, जिसकी वजह से हमारे इन्वायरमेंट के अंदर में जबरदस्त तरीके से यहां पर सल्फर डाइऑक्साइड निकलती हुई नजर आती है। तो ये आज की डेट में इंडस्ट्री के दबाव में आकर सरकार ऐसे काम करती हुई नजर आती है, तो फिर हमको इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है जो कि एयर पोल्यूशन आप लोगों के सामने निकल कर आता है। तो फ्यूल गैस डीसल्फराइजेशन में सल्फर डाइऑक्साइड को रिमूव करने की बात की जाती है इसको बाहर निकलने से पहले। तो ये एक टेक्नोलॉजी आप लोग यहां पर ध्यान जरूर रखिएगा ताकि इसको कंट्रोल करने के बारे में आप लोग के माइंड में क्लैरिटी रहे। कई बार कई सारे इंस्टीट्यूट न्यूज में रहते हैं, ये है NEERI, नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि इन्वायरमेंट के ऊपर में स्टडी करने वाला ये इंस्टीट्यूट नागपुर के अंदर में स्टैब्लिश किया गया था 1958 में।
गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर ये कैसे जो गंदा पानी निकल कर आते हैं, जो खासकर उसकी वजह से कई बार डिजीज फैलती हुई नजर आती है, उसको कैसे डील करने हैं। तो याद रखना ये आप लोग को मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी के अंदर में देखने को मिलेगा। ये इंटरेस्टिंग है, इन्वायरमेंट के अंदर में नहीं आता है यहाँ पर ये, और इसके 5 जोनल ऑफिस भी हैं अलग अलग रीजन के अंदर में। तो इसकी वजह से आप लोग ध्यान रखना। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पूछा गया था इससे भाई साहब कि जो आज की डेट में जो इंडस्ट्रियल यूनिट है ताजमहल के आसपास में, वो काफी नेगेटिव इंपैक्ट डाल रही है ताजमहल के ऊपर में, तो उसकी स्टडी करके इसको बतानी थी। यहाँ पर पोल्यूशन की वजह से ताजमहल का जो संगमरमर है वो खराब होता हुआ नजर आता है, तो इसकी वजह से यहां पर ये न्यूज में आया था। तो ये भी ध्यान रखना आप लोग। हमारे देश के अंदर में एक है जिसको कहते हैं NCPOR, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च। तो इंडिया का ये काफी प्रीमियर इंस्टीट्यूट है जो कि जो पृथ्वी के जो नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है उस पर स्टडी करने के लिए भारत के अंदर में एक सेंटर 1998 में बनाया गया यहाँ पर, और ये इंडिया के अंदर में इसकी लोकेशन है वास्को डिगामा सेंटर इंडिया, और ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के अंडर में आता है। तो पोलर रीजन में स्टडी करना, साइंटिफिक चीजों को आगे लेकर आना, तो इसकी वजह से कई बार न्यूज में देखने को मिल जाता है। आप लोगों को याद होगा हमारे कई सारे मिशन है, जैसे अंटार्कटिका के ऊपर मैत्री भारती, आर्टिक के ऊपर हिमाद्री, तो ये आप लोगों को इसलिए देखने को मिलते हैं, और हिमालय के अंदर में बेसिकली हिमंस। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किसके अंदर में आते हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के अंदर में ये चीजें मैनेज करने के लिए आते हैं। पोलर रीजन के अंदर में कैसे हम लोग काम करते हैं वहां पर, तो साइंटिस्ट भेजे जाते हैं, लंबे समय तक वहां पर स्टडी करते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। तो इस तरीके से काम चलता है। इंडिया की आर्टिक पॉलिसी थी और अंटार्कटिका बेसिकली इसके लिए एक्ट भी लेकर आए थे ताकि वहां पर हमारी चीजों को ढंग से स्टडी की जा सके, क्योंकि ऐसे पोल है पृथ्वी के जहां पर किसी एक इंसान का ये कंट्रोल नहीं है। स्टडी के पॉइंट ऑफ से, रिसर्च के पॉइंट ऑफ से कोई भी अपना सेंटर स्टेब्लिश कर सकता है वहां पर, और हमारे देश के अंदर से जो सेंटर बनता है उसका ध्यान रखता है NCPOR। तो ये कहां पर है, गोवा के अंदर में इसका हेडक्वार्टर है, और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर में आता है। ये पॉइंट ध्यान रखना। ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले आते हैं कि एम फॉर नेचर इनिशिएटिव किससे रिलेटेड है यहाँ पर। तो एम फॉर नेचर है यहाँ पर ग्लोबल इनिशिएटिव जो कि मॉनिटर करता है और रिपोर्टिंग करता है इकोसिस्टम रिस्टोर करने के लिए, खासकर जो भी आज के डेट में इन्वायरमेंट खराब हो गया कैसे उसको प्रोटेक्ट करना है। तो यहां पर ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन के द्वारा स्टार्ट किया गया। पार्टनर यूनाइटेड किंगडम ने मिलकर बोला कि हम लोग पैसा भी देंगे, लगभग जो इनकी जो यूनिट है 7 मिलियन देने की बात की गई ताकि मॉनिटर किया जा सके, रिस्टोर किया जा सके। और टारगेट ये था जो यहां पर क्नीविंग मॉन्ट्रियल जो ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क है उसके तहत चीजों को प्रोवाइड कराना। तो यानी कि सीधा सीधा याद रखना कि इकोसिस्टम को रिस्टोर करने का कोशिश की जा रही है इसके तहत, और किसके द्वारा लॉन्च किया गया और कौन का पार्टनर है। यहां से इतना क्वेश्चन तो कम से कम आप लोग का बन ही जाएगा, तो इतना पॉइंट आप लोग को पता होना चाहिए। ग्रीन हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन होता है जो कि इन्वायरमेंट में नुकसान नहीं पहुंचाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज नहीं करता है। इसको लेकर ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन स्कीम लेकर आएगी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा, और इसको इंप्लीमेंट करने वाली, सपोर्ट करने वाली जो एजेंसी थी ये BBE, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत में एक्रीडेटेड कार्बन वेरिफिकेशन की बात की गई यहां पर, ताकि भारत के अंदर में जो भी इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है उन चीजों को ध्यान में रखते हुए सही तरीके से उसको सर्टिफिकेट दिया जा सके, और जो सही काम कर रहा है उसको यहां पर सपोर्ट मिल सके इसकी हेल्प से। तो ये काफी इंटरेस्टिंग सिस्टम लेकर आएगा ताकि आगे चलकर देश के अंदर में कार्बन ट्रेडिंग है उसको भी इंप्लीमेंट किया जा सके। जैसे एक इंसान है पोल्यूशन फैला रहा है, उसको सर्टिफिकेट दे दिया। अब जो इंसान जो है पोल्यूशन, अच्छा उल्टा बोल दिया, एक इंसान जो है यहां पर पोल्यूशन फैला रहा है उसको सर्टिफिकेट नहीं मिला, जो पोल्यूशन नहीं फैला रहा है उसको सर्टिफिकेट दे दिया। इसने अपना सर्टिफिकेट जाकर इसको भेज दिया जो पोल्यूशन फैला रहा था, और पैसे कमा लिए। ऐसा समझो भूटान पोल्यूशन नहीं फैलाता है, इंडिया अगर पोल्यूशन फैला रहा है तो भूटान का सर्टिफिकेट खरीद लेगा, तो इंटरनेशनल लेवल पर ये कार्बन ट्रेडिंग की कैटेगरी में आएगा। यानी कि पोल्यूशन न फैलाने वाले लोगों को फायदा होगा, पोल्यूशन फैलाने वाले लोगों से पैसा कमाते हुए नजर आएंगे। तो ये उसी का एक फाउंडेशन है भारत के अंदर में। देश के अंदर में प्रधानमंत्री के द्वारा ICDRI, इसको कहते हैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि किस तरीके से कल को कोई डिजास्टर आए उसको ठीक कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो शेपिंग ए रेजिलियंट फ्यूचर फॉर कोस्टल रीजन, तो लोगों को एजुकेट करना, ग्लोबल डिजिटल रेपोजिटरी को बनाना, यहां पर इनोवेट करना फाइनेंसिंग के फील्ड में, और किस तरीके से फोकस देकर चल सकते हैं यहां पर। स्पेशली अगर हम लोग बात करते हैं तो अर्ली वार्निंग के सिस्टम पर भी काम करना। इसके लिए जो सबसे बेसिक चीज जो आप लोगों को याद रखनी है वो है यहां पर ये, इसके अंदर में कई सारे प्रोजेक्ट आप लोगों को देखने को मिलते हैं, कैसे कैसे चीजों को संभाला जाता है यहां पर। तो ग्लोबल टारगेट गाइडलाइन क्या क्या है उसके बारे में यहां पर बात की जाती है, और भारत के द्वारा ये इनिशिएटिव जो है वो लॉन्च किया गया था ताकि दुनिया भर में जहां पर भी डिजास्टर होता है उसके बारे में हम लोग बात कर सके। तो ये काफी इंपॉर्टेंट मिशन है जो कि इंडिया की साइड से स्टार्ट किया गया था, इसकी वजह से यहां पर आप लोगों को न्यूज में देखने को मिलता है कई बार। ठीक है, तो बेसिक है, इंपॉर्टेंट है, डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं।
नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है 17th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बायोलॉजिकल डायवर्सिटी के बारे में, जो कि आप लोगों से पूछा जा सकता है कि ये क्या होता है, यहां पर किस पर्टिकुलर पर्पज के लिए कहां से स्टार्ट किया गया था। तो इसको कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डायवर्सिटी बोला जाता है। ये एक तरीके से जो बायोडायवर्सिटी होती है यानी कि जैव विविधता होती है, उसको कंजर्वेशन के बारे में बात करते हैं। धरती पर पानी में और फ्रेश इकोसिस्टम के बारे में बात की जाती है। 1992 में रियो अर्थ समिट हुई थी ब्राजील के अंदर में, उस टाइम पर इसको इंप्लीमेंट किया गया। मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर में इसका हेडक्वार्टर है। इसका बेसिक पर्पज ये है कि कैसे हम लोग जैव विविधता को संरक्षण कर सकते हैं, कैसे सस्टेनेबल यूज कर सकते हैं और कैसे आगे इसको अच्छे से लोगों के साथ में शेयर कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही इंसान सब चीजों को कंट्रोल कर ले। कई सारी प्रोटोकॉल है यहां पर इसके अंदर में, जैसे कार्टेजेना प्रोटोकॉल बायो सेफ्टी के बारे में, नगोया प्रोटोकॉल और नगोया कोलालमपुर सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल भी निकल कर आई बाद में, ताकि इन्वायरमेंट को और बेटर तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराया जा सके। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर, इसीलिए मैंने आप लोगों को बोला कि कल को चलकर इन्वायरमेंट के बारे में अगर कोई क्वेश्चन पूछ जाए तो यहां पर इस तरीके से आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई इस तरीके से कि दुनिया भर में कैसे हम लोग चीजों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो इसको लेकर अगर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी के बारे में बात करें कि भाई साहब 2025 में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, 2024 में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी आप लोगों को देखने को मिली, तो ये इंटरेस्टिंग पॉइंट बन जाएगा। तो यहां पर ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो थी यहां पर 2025 में, ये इटली के अंदर में आप लोगों को देखने को मिली थी, जिसके बारे में यहां पर बातें की गई थी यहां पर, इसलिए आप लोगों को यहां पर ध्यान रखना है रोम के अंदर में। तो ये कौन से नंबर की थी, तो ये आप लोगों को मैंने बता दिया, तो इसको लेकर कंफ्यूजन में आप लोगों को नहीं आना है। तो इस तरीके से कई बार क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, तो पैट लिस्ट आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना, इसलिए आगे से अगर कोई पूछे यहां पर कि कहां पर हो रही है, कैसे कैसे है, क्योंकि एक तो होती है बायोलॉजिकल डायवर्सिटी वाली और एक ही आप लोगों को देखने को मिलती है। तो यहां पर इसीलिए मैंने आप लोगों को यहां पर समझाया, और ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन भी डायरेक्ट यहां से बन जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसके बारे में ध्यान रखना, बाकी आगे जो भी इसके बारे में अपडेट्स होंगी वो आप लोगों को प्रोवाइड करा दी जाएंगी यहां पर, उसको लेकर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फ्रेश वाटर स्पंज, ये एक तरीके का सिस्टम देखने को मिलता है जो कि यहां पर नॉर्मली पानी को क्लीन करने का काम करता है, और ये काफी ज्यादा न्यूज में था यहां पर, क्योंकि हमारे देश के अंदर में बोला गया साइंटिस्ट के द्वारा कि इसकी वजह से हैवी मेटल्स निकाली जा सकती हैं। स्पंज आप लोग समझते हैं किस तरीके का स्पंज होता है, जो कि आप लोग नॉर्मली पानी सोखने के लिए इस्तेमाल करते हुए नजर आते हैं, तो वो स्पंज देखने को मिलता है। तो ये कुछ इस तरीके का यहां पर आप लोगों को नजर आएगा। तो इसका इस्तेमाल कर हैवी मेटल को निकाला जा सकता है पानी के अंदर में, और पानी की क्वालिटी को इंप्रूव किया जा सकता है। तो इसलिए यहां पर ये न्यूज में आया था। तो एटलीस्ट इतना तो याद रख लेना कि किस पर्टिकुलर पर्पज के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एक टर्म होती है जो कई बार आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, इसके बोलते हैं बायो रेमेडिएशन, यानी कि रिस्टोर करना थ्रू बायोलॉजी। यानी कि जैसे आप लोग यहां पर अगर बोलो में की पढ़ाई करनी है घर में रह के, तो इन सीटू बायो रेमेडिएशन हो गया, और घर के बाहर जाकर काम करना है, हॉस्टल में रह के पढ़ाई करनी है, तो आउट सीटू बायो रेमेडिएशन हो गया। यानी कि अगर टॉक्सिक मिल जाते हैं किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर में, तो कैसे उनको निकाला जाए। अगर वहीं पर ही उसको साफ किया जाए जहां पर है, तो उसको इन सीटू बोलेंगे, और बाहर करें तो इसको एक्स सीटू बोलेंगे। तो बायो रेमेडिएशन इन्वायरमेंट फ्रेंडली होना चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। और यहां पर ऑयल स्पिल वगैरह जब हो जाता है इन्वायरमेंट के अंदर में, आप लोगों ने सुना होगा समुद्र के अंदर में जब तेल फैल जाता है, तो वहां पर इसको रोकने की कोशिश की जाती है इसके थ्रू यहां पर। तो बायो रेमेडिएशन बायोलॉजी का इस्तेमाल कर कैसे रेमेडी यानी कि सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो इन सीटू भी हो सकता है और एक्स सीटू भी आप लोगों को देखने को मिल जाता है। तो ये पॉइंट आप लोग यहां पर ध्यान रखना कि टर्मिनोलॉजी क्या है, एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए। जेन्युइनली बताना कैसा लगा ये सेशन, क्योंकि पूरी कोशिश की गई दिल से पूरा का पूरा पोर्शन कवर करने की। फिर भी कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और नेक्स्ट सेशन में मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाकी अगर आप लोग एसएलवी के साथ में जुड़कर अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं, तो सारी क्लासेस आप लोगों को यहां पर देखने को मिल जाएंगी। यूपीएससी से लेके स्टेट पीसीएस और बैंकिंग से लेके डिफेंस, एनडीए, सीडीएस, सारी क्लासेस आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी। तो एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं और यहां पर अपनी क्लासेस को एंजॉय कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह कि अगर आप लोग एडमिशन लेते हैं यहां पर जाकर, तो अगर पसंद नहीं आती है तो 7 डेज के अंदर में अपना मनी रिफंड लेकर आप लोग जा सकते हैं, और जहां पर आप लोगों को मन करे, जहां पर आप लोगों को लगे कि यहां पर आप लोगों को इन्वेस्ट करना है, वहां पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्वालिटी कंटेंट विद अफोर्डेबल प्राइस आप लोगों को देखने को मिलेगा एसएलवी के ऊपर में जो क्लासेस है। तो लव यू ऑल सेशंस को इतने प्यार से सुनने के लिए। नेक्स्ट सेशन में मिलता हूं, तब तक का ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।